तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस प्ले को वन एक्ट प्ले को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द बॉय कम्स होम। ये जो प्ले है ये लिखा था एलन अलेक्जेंडर माइल ने, जिनको ए माइल भी कहते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1882 से 1956 के दरमियान है। ये एक नॉवलिस्ट, प्ले राइट और एक पोइट थे। यानी पहले अपने स्टार्टिंग के करियर के अंदर ये एज अ प्ले राइट फेमस थे, लेकिन बाद में ये एज अ पोइट फेमस थे। अगर इनके फेमस वर्क की बात की जाए जिसने इनको बहुत ज़्यादा फेम दिया तो उसका नाम था विनी द पू। जी हाँ, वही विनी द पू वाले कार्टून जो कि आप देखते हैं वो इन्होंने क्रिएट किए थे, यानी इन्होंने लिखे थे। वो मतलब चिल्ड्रंस की शॉर्ट स्टोरीज थी जो ये लिखते थे, उसके बाद उसको एनिमेटेड कार्टून्स के अंदर चेंज किया गया। उसके अलावा इन्होंने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 जो है दोनों में शिरकत की थी। यानी वर्ल्ड वार 1 के अंदर ना रॉयल वारविकशायर रेजिमेंट के अंदर ना ये एज अ लेफ्टिनेंट थे, और वर्ल्ड वार 2 के अंदर होम गार्ड के अंदर ये एज अ कैप्टन थे। और जो मैंने आपको बताया ना कि ये विनी द पू जो शॉर्ट स्टोरीज जो लिखी थी उसकी वजह से फेमस थे, और इन्होंने ना उन शॉर्ट स्टोरीज के अंदर जो कैरेक्टर दिखाया था क्रिस्टोफर रॉबिन, वो भी इनके बेटे से इंस्पायर्ड था। तो उसके अलावा अगर इनके एल्मा मेटर की बात की जाए तो वो था ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। एल्मा मेटर कहते हैं कि जब भी आप किसी राइटर के बारे में पढ़ेंगे ना तो उसका एल्मा मेटर लिखा होगा। एल्मा मेटर जो है ये लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब होता है नरिशिंग मदर। यानी अर्ली एजुकेशन उस राइटर ने, ऑथर ने कहाँ पे हासिल की, तो वो था ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। और योंड्रा की अगर बात की जाए तो एलन अलेक्जेंडर माइल जो थे वो चिल्ड्रन का लिटरेचर यानी बच्चों का लिटरेचर लिखते थे। इस प्ले के अलावा जो इनके ड्रामास थे जिनके वजह से फेमस थे उनमें पिम पासिस बाय और द ट्रुथ अबाउट बैलेट्स, ये 2 ड्रामास जो हैं ये शामिल हैं। और उसके अलावा ये जो प्ले है ना आ बॉय कम्स होम, ये इन्होंने लिखा था जब ये 34 इयर्स ओल्ड थे। और ये एक लाइट कॉमेडी है, यानी ये वन एक्ट प्ले जो है ये एक लाइट कॉमेडी है। और लाइट कॉमेडी क्यों है? क्योंकि इसकी एंडिंग जो है ना वो हमें थोड़ी बहुत सेटिस्फाई करती है, क्योंकि हीरो जो है वो एक तरह से अपने अंकल को मतलब एंड में ठीक करता है या उससे एक तरह का बदला ले लेता है। अब इस प्ले का नाम वैसे तो है द बॉय कम्स होम, लेकिन मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है ना या मैंने जो मतलब जो चीज़ें नोट की हैं इसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग मैं जो इसका नेम जो है ना वो सजेस्ट करूँगा ना, वो शेक्सपियर का एक प्ले है द टेमिंग ऑफ द श्रू। उस प्ले के नाम से ना स्टोरी है इस प्ले की वो काफ़ी मैच करती है। जो मतलब उसके अंदर काम किया जाता है कि उसके अंदर भी एक लेडी कैरेक्टर को एक मेल कैरेक्टर जो होता है वो ठीक करता है, यानी वो लड़ाका खातून होती है उसको वो ठीक करता है। तो उसी तरह से इसके अंदर भी हमें जो बॉय फिलिप है उसका जो अंकल जेम्स है वो उसके साथ काफ़ी रूड होता है, तो उसको किस तरह से यहाँ पे वो टेम करता है यानी उसको सुधारता है, ठीक करता है फिलिप, वो हमें इस प्ले के अंदर देखने को मिलता है। तो इस प्ले का नाम हम द टेमिंग ऑफ द अंकल जेम्स भी कह सकते हैं। अब अगर कैरेक्टर्स की बात की जाए ना तो ये वन एक्ट प्ले है और इसके अंदर ये थोड़े से कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले अंकल जेम्स, यानी ये मेन कैरेक्टर जो फिलिप है उसका अंकल होता है। उसके बाद है ऑन्ट एमिली, ये फिलिप की ऑन्ट होती है। और उसके बाद है मैरी, मैरी जो होती है ये इनके घर के अंदर एक सर्वेंट होती है। और फिर है मिसेस हिगिंस, मिसेस हिगिंस जो है इनका मतलब छोटा सा शॉर्ट सा मतलब जो रोल है ना वो इस प्ले के अंदर है, मैरी और मिसेस हिगिंस का। और ये सब कैरेक्टर्स हैं। तो अब मैंने राइटर के बारे में आपको बता दिया, कैरेक्टर्स के बारे में आपको बता दिया, तो अब ना स्टोरी का मतलब थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। उसके बाद हम इसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी इस तरह से है कि मेन कैरेक्टर फिलिप जो है वो अभी अभी वर्ल्ड वार 1 एंड हुई है और वो अपने घर आया है, यानी वो अपने अंकल जेम्स के साथ रहता है। और उसके फादर जो है उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी है ना वो फ़िलहाल उसके फिलिप के अंकल जो है ना अंकल जेम्स उनको दी हुई है, क्योंकि फिलिप जो है वो अभी 25 साल का नहीं हुआ। तो जैसे वो 25 साल का होगा तो उसकी प्रॉपर्टी उसको दे दी जाएगी, तब तक उसके अंकल जेम्स के पास है वो प्रॉपर्टी। तो फिलिप जो है ना अब वो अपने मतलब अंकल के घर आया है और उसका अंकल जो है वो उसके साथ थोड़ा सा रूड बिहेवियर करता है। तो इस पूरे प्ले के अंदर हमें दिखाया जाएगा कि किस तरह से फिलिप जो है वो अपनी आर्मी की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, अपने एटीट्यूड को यूज़ करते हुए किस तरह से अपने अंकल जेम्स को थोड़ा सा पहले डराएगा और उसके बाद उसको मतलब उनको ना सुधार देगा। तो ये सारी स्टोरी जो है मतलब इसके अंदर है और ये एक छोटी सी लाइट कॉमेडी है। तो अब हम चलते हैं अपने प्ले की तरफ। तो प्ले का नाम है द बॉय कम्स होम। सीन की अगर बात की जाए
तो सीन है अ रूम इन अंकल जेम्स हाउस इन द क्रॉमवेल रोड, यानी इंग्लैंड के अंदर ये रोड है ना, क्रॉमवेल रोड, वहाँ पर इनका घर है और वो घर है अंकल जेम्स का। उस घर के अंदर एक रूम है, वहाँ पर ये सीन है। तो टाइम कौन सा है? द डे आफ्टर द वॉर, वर्ल्ड वॉर वन जो है वो एंड हो गई है, उसके बाद का टाइम है और अब वो जो मेन कैरेक्टर फिलिप है वो घर आ गया है। अच्छा, एनी रूम इन अंकल जेम्स हाउस इज फर्निश्ड इन हैवी मिड विक्टोरियन स्टाइल। अंकल जेम्स का जो घर है ना, उसके अंदर कोई भी जो रूम है ना वो फर्निश्ड है, यानी उसके अंदर जो सारा सामान वगैरह मौजूद है, फर्नीचर या बाकी जो चीज़ें ज़रूरत की किसी भी कमरे के अंदर होती हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं ना वो किस स्टाइल की हैं? वो मिड विक्टोरियन स्टाइल की हैं, यानी विक्टोरियन स्टाइल की। यानी मिड विक्टोरियन का मतलब है कि आधा विक्टोरियन एरा जो है ना वो गुजर चुका था, आधा विक्टोरियन पीरियड गुजर चुका था। तब का जो स्टाइल था ना, उस टाइम लोगों का मतलब क्या कल्चर था, किस तरह से वो अपने घरों को सजा कर रखते थे, उस तरह से ना ये जो रूम है अंकल जेम्स के घर के अंदर वो सजाया गया है। अच्छा, दिस पर्टिकुलर मॉर्निंग रूम इज परहैप्स सॉलिडर एंड मोर रिस्पेक्टेबल इवन दैन द अदर। अच्छा, अब ये जो एक ख़ास रूम है ना, कौन सा है? मॉर्निंग रूम। मॉर्निंग रूम कहते हैं जहाँ पर सुबह सुबह लोग जो है ना वो मतलब वहाँ पर बैठते हैं आके। अच्छा, अब ये जो अंकल जेम्स के घर के अंदर ये जो मॉर्निंग रूम है ना, इज़ परहैप्स, यानी ये शायद सॉलिडर, सॉलिडर का मतलब है मतलब ज़्यादा वेल बिल्ट है। सॉलिडर का मतलब है यानी बहुत ज़्यादा, मतलब दूसरे कमरों से ना ज़्यादा ये अच्छी तरह से बिल्ड किया गया है, बना बना है। एंड मोर रिस्पेक्टेबल इवन दैन दी अदर, और दूसरे जो कमरे हैं ना उनसे ज़्यादा ये रिस्पेक्टेबल है, यानी लोग जो है ना वो इस कमरे में स्टे करना ज़्यादा मतलब अच्छा या प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि किसी दूसरे रूम में वो स्टे करें। फ्रॉम द हैवी टेबल इन द मिडल ऑफ इट टू द हैवी इंग्रेविंग्स ऑन द वॉल्स। अब ये जो मॉर्निंग रूम है ना, इसके अंदर मिडल के अंदर यानी दरमियान में एक भारी सारा टेबल पड़ा हुआ है और उसके अलावा ना वॉल्स के ऊपर यानी दीवारों के ऊपर ना हैवी इंग्रेविंग्स, इंग्रेविंग्स कहते हैं जो मतलब कारीगरी की होती है, यानी दीवार के अंदर जो चीज़ें मतलब दीवार को खुरेद कर जो पेंटिंग्स वगैरह बनाई होती हैं, कारीगरी दिखाई होती है, उसको कहते हैं इंग्रेविंग्स। तो इसका मतलब ये है कि दीवार के अंदर ना जो है वो इंग्रेविंग्स की हुई हैं, यानी पेंटिंग्स बनी हुई हैं और दरमियान में ना एक भारी टेबल पड़ा हुआ है। कहाँ पर? मॉर्निंग रूम के अंदर। कौन सा मॉर्निंग रूम? अंकल जेम्स के घर का मॉर्निंग रूम। देयर आर टू डोर्स टू इट। अच्छा, अब वो जो मॉर्निंग रूम है ना उसके अंदर दो दरवाजे हैं आने और जाने के लिए। द वन एट द बैक ओपन्स इनटू द हॉल, जो उस रूम में यानी मॉर्निंग रूम में पिछली साइड पे जो दरवाज़ा है ना वो हॉल में खुलता है। द वन एट द साइड इनटू द डाइनिंग रूम, और जो दूसरा साइड पे दरवाज़ा है वो डाइनिंग रूम की तरफ खुलता है। यानी रूम की डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें यहाँ पे बता दी कि पहला दरवाज़ा जो है वो हॉल में खुलता है और दूसरा जो है वो डाइनिंग रूम में खुलता है। उसके बाद क्या होता है? फिलिप कम्स इन फ्रॉम द हॉल। अच्छा, अब उस रूम के अंदर मॉर्निंग रूम के अंदर कौन आता है? फिलिप। कहाँ से आया? हॉल से, यानी जो बैक साइड पे दरवाज़ा था वहाँ से आया फिलिप। एंड गोज इनटू द डाइनिंग रूम, और जैसे ही वो कमरे में एंटर हुआ वो साइड वाले रूम से डाइनिंग रूम में चला गया। अच्छा, अपेरेंटली ही फाइंड्स नथिंग देयर। अपेरेंटली यानी उसके सामने, यानी उसको ना अपने सामने कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, यानी वो कुछ ढूंढ रहा है और उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा। फार ही रिटर्न्स टू द मॉर्निंग रूम, इसलिए ना उसको डाइनिंग रूम में जब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो वो वापस मॉर्निंग रूम में आ गया। लुक्स अबाउट हिम फॉर अ मोमेंट, और वो अपने आसपास ना मतलब इधर उधर देखता है जैसे कुछ वो ढूंढ रहा हो। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है लुक्स अबाउट हिम। लुक्स अबाउट हिम, अगर यहाँ पे होता ना लुक्स अबाउट अकेला, हिम ना भी होता तब भी इसका मीनिंग क्लियर होना था, मतलब वही होना था। लेकिन हिम से ना मीनिंग थोड़ा सा बस चेंज हो रहा है। हिम का वर्ड जो यहाँ पे ऐड हुआ है इससे मीनिंग ये हो जाता है कि उसने अपने इर्द गिर्द पहले देखा, यानी पहले अपने इर्द गिर्द देखा फिर आगे पीछे देखा। लेकिन अगर यहाँ पे हिम ना होता तो इसका मतलब होना था उसने रैंडमली इधर उधर नज़र दौड़ा के कुछ ढूंढने की कोशिश की। अच्छा, एंड देन रिंग्स द बेल, यानी जब उसने इधर उधर देखा उसको कुछ नहीं मिला, देन उसने घंटी बजाई, यानी जो नौकर को बुलाने के लिए, सर्वेंट को बुलाने के लिए जो घंटी होती है वो उसने प्रेस की। अच्छा, इट इज़ 10 o'clock, अब टाइम बताया जा रहा है कि सुबह के 10 बज गए हैं। एंड ही वॉन्ट्स हिज ब्रेकफास्ट, अब उसको नाश्ता करना है अपना, मतलब 10 बज गए हैं और वो यहाँ पे आया रूम में नाश्ता ढूंढ रहा है, नाश्ता नहीं मिला, उसने बेल दी और अब सर्वेंट आगे से आएगा। ही पिक्स अप द पेपर, अच्छा उसने बेल दे दी, बेल देने के बाद वो बैठ गया और उसने पेपर उठा लिया। एंड सिट्स इन अ हैवी आर्म चेयर इन फ्रंट ऑफ द फायर, और यानी आग के सामने ना एक आर्म चेयर, आर्म चेयर आपको पता है कि नॉर्मल जो चेयर होती है जिसके ऊपर आप बाजू भी रख सकते हैं, उस चेयर के ऊपर ना वो आग के सामने बैठ गया और उसने पेपर एक उठा लिया, न्यूज़पेपर उठा लिया। अब प्लीजेंट लुकिंग वेल बिल्ट पर्सन ऑफ 23, अब वो जो फिलिप है ना मेन कैरेक्टर, उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताई जा रही है, उसकी पर्सनैलिटी बताई जा रही है कि वो 23 साल का ना अच्छा खासा, प्लीजेंट लुकिंग यानी दिखने में अच्छा है, वेल बिल्ट यानी हेल्दी है, मतलब ठीक है,
मतलब फिट है काफ़ी ना। तो 23 साल का वो एक लड़का है विद एन एयर ऑफ डिसिसिवनेस अबाउट हिम। अच्छा, विद एन एयर ऑफ डिसिसिवनेस का मतलब है, डिसिसिवनेस कहते हैं फाइनलिटी, किसी बंदे के अंदर फाइनलिटी होना, यानी एक ऐसा एटीट्यूड होना कि उसको अपने बारे में जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर है। यानी अगर एक बंदा सोचता है ना कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, तो वो हमेशा ही ऑप्टिमिस्टिक रहता है। इस तरह की अगर आपकी पर्सनैलिटी है, यानी आप अपनी बात पर डटे रहते हैं, आपको कोई डाउट नहीं होता, तो वो जो पर्सनैलिटी होती है उसको कहते हैं डिसिसिवनेस। तो ये जो फिलिप है इसकी भी इस तरह की पर्सनैलिटी है, मतलब ये ज़्यादा इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देता। अगर इसने एक बार ठान लिया तो वो काम ये करके रहता है, मतलब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होता किसी भी डिसीजन के अंदर। तो इस तरह की इसकी पर्सनैलिटी है। विद एन एयर जो है ना, ये एक मतलब फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। अच्छा, मैरी द पार्लर मेड कम्स इन। पार्लर मेड का मतलब होता है कि आपकी ऐसी मेड यानी ऐसी नौकरानी जो कि टेबल के पास आपके खड़ी रहती है, मतलब अगर आपको खाने के लिए कोई चीज़ चाहिए तो वो आपको ला के देती है, तो उसको कहते हैं पार्लर मेड। अच्छा, तो अब ये सारी डिस्क्रिप्शन हो रही थी, तो मैरी जो होती है ना, उनकी मतलब पार्लर मेड जो होती है, नौकरानी होती है, वो वहाँ पर आती है। तो मैरी के लाइन में कहती है, डिड यू रिंग मास्टर फिलिप, यानी मास्टर फिलिप क्या आपने घंटी बजाई? तो फिलिप आगे से ना एब्सेंटली, एब्सेंटली यानी वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है, और एब्सेंट माइंड के साथ में कहता है, यस हाँ, आई वॉन्ट सम ब्रेकफास्ट, यानी मुझे ना मेरा नाश्ता चाहिए था, प्लीज़ मैरी, यानी मेहरबानी करोगी मैरी, मुझे ना मेरा नाश्ता ला कर दो। तो मैरी आगे से ना कोल्डली, यानी बड़े ना मतलब ठंडे मिजाज के अंदर, बड़े मतलब कोल्ड वे के अंदर ना कहती है, ब्रेकफास्ट हैज़ बीन क्लियर्ड अवे एन आवर अगो। यानी मैरी आगे से कहती है कि फिलिप सर, कि ब्रेकफास्ट जो है वो तो 1 घंटा पहले ही यहाँ से उठा दिया गया, मतलब 1 घंटा पहले ही सब लोगों ने कर लिया और यहाँ से ब्रेकफास्ट जो है वो मतलब सारा सामान उठा लिया गया। तो फिलिप आगे से कहता है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा तुमने, दैट्स वाई, इसीलिए आई रैंग, मैंने घंटी बजाई, यू कैन बॉयल मी अ कपल ऑफ एग्स और समथिंग। यानी अब उसको यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब मैरी जो है वो थोड़े से डाउट के साथ बात कर रही है, लेकिन फिलिप जो है, मैंने आपको बताया ना कि इसको अपने बारे में कोई भी डाउट नहीं है। अब सिचुएशन यहाँ पे ऐसे है कि इस घर के अंदर रूल है कि 8 बजे जो है ना वो नाश्ता हो जाना चाहिए, लेकिन फिलिप जो है वो लेट हो गया है। तो इसी चीज़ का मैरी को डाउट है कि नाश्ता जो है वो तो 8 बजे हो जाता है और आप लेट हो गए हैं, तो अब मैं नाश्ता कैसे लेकर आऊँ? तो फिलिप जो है वो इस बात पे गौर ही नहीं कर रहा, यानी वो इस बात को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा कि मैं लेट हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ। उसको कह रहा है कि बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं क्योंकि मतलब नाश्ता जो है वो 8 बजे हो चुका है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने घंटी बजाई है, और तुम क्या करो कि मुझे ना उबले हुए थोड़े से अंडे ला कर दो, और उसके साथ कुछ और चीज़ ले आना है, एंड कॉफ़ी नॉट टी, और उसके साथ तुम कॉफ़ी लेकर आना, टी ना लेकर आ जाना। तो मैरी कहती है, आई एम श्योर आई डोंट नो व्हाट मिसेस हिगिंस विल से। तो मैरी कहती है कि मुझे यकीन है कि मुझे नहीं पता कि मिसेस हिगिंस जो है वो इस बारे में क्या कहेगी। यानी अब उसको डर है कि जो कुक है ना वो इस बारे में क्या कहेगी, क्योंकि नाश्ता जो है वो तो 8 बजे हो जाता है। तो फिलिप आगे से ना गेटिंग अप यानी उठते हुए कहता है, हु इज़ मिसेस हिगिंस, यानी मिसेस हिगिंस कौन है? तो मैरी कहती है, द कुक, यानी हमारी बावर्ची जो है, एंड शी इज़ नॉट यूज्ड टू बीइंग पुट अबाउट लाइक दिस। पुट अबाउट का मतलब है कि मतलब किसी को उसका टाइम टेबल जो है वो चेंज करने की कोशिश करना, यानी एक बंदा जो है उसकी रूटीन बनी हुई है, लेकिन दूसरा बंदा जो है वो उसकी रूटीन चेंज करने की कोशिश करे, तो उसको कहते हैं पुट अबाउट लाइक दिस। यानी हमारी जो बावर्ची है ना उसको ये चीज़ पसंद नहीं है कि टाइम के बाद उससे ना खाना मांगा जाए, तो ये यहाँ पे वो कहती है। तो फिलिप आगे से कहता है, डू यू थिंक शी विल से समथिंग, यानी तुम्हें क्या लगता है कि हमारी जो बावर्ची है मिसेस हिगिंस वो कुछ कहेगी? तो मैरी कहती है, आई डोंट नो व्हाट शी विल से। तो कहती है कि फिलिप मालिक, मुझे नहीं पता कि वो क्या कहेगी मिसेस हिगिंस। तो फिलिप आगे से कहता है, यू नीड नॉट टेल मी, यू नो, यानी तुम जानती हो कि तुम्हें मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू डोंट वांट टू, यानी अगर तुम नहीं जानती कि मिसेस हिगिंस जो है वो क्या कहेंगी, या फिर तुम मुझे बताना नहीं चाहती कि वो मिसेस हिगिंस जो है वो क्या रिएक्ट करेंगी, तो तुम्हें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनीवे चलो कोई बात नहीं, आई डोंट सपोज इट विल शॉक मी, यानी मुझे नहीं लगता कि मुझे वो बात सुन के मतलब धचका लगेगा कि मिसेस हिगिंस जो है जब उनको ये बात पता चलेगी कि मैं 10 बजे यहाँ पे नाश्ता मांग रहा हूँ, तो वो क्या रिएक्ट करेंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, वन गेट्स यूज्ड टू इट इन द आर्मी, क्योंकि मुझे ऐसे धचकों की आदत है। क्या मतलब वो कहना चाह रहा है कि आर्मी में ना मैंने ऐसी बहुत सी बातें सुनी हुई हैं कि जब हमारे जो मतलब लेफ्टिनेंट होते थे या कैप्टन होते थे वो हमसे नाराज़ हो जाते थे, तो वो भी हमें बातें सुनाते थे। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो मिसेस हिगिंस है ये मेरे बारे में क्या सोचेगी, क्योंकि मैंने बहुत से कैप्टन्स की इसी तरह की बातें जो है, रूडनेस जो है वो देखी हुई है। अच्छा, ही स्माइल्स प्लेजेंटली एट हर, तो वो ना मतलब बड़े प्यार से ना खुश होते हुए ना उसकी तरफ स्माइल पास करता है, किसकी तरफ? मैरी की तरफ। तो मैरी आगे से कहती है, वेल आई डू व्हाट आई कैन, यानी जनाब, यानी सर,
मैं वो करने की कोशिश करती हूँ जो मैं कर सकती हूँ, यानी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको नाश्ता ला कर दूँ, बट ब्रेकफास्ट एट 8 शार्प इज़ द मास्टर्स रूल। यानी लेकिन हमारे जो मास्टर हैं, यानी अंकल जेम्स की यहाँ पे बात कर रही है कि जो अंकल जेम्स हैं या हमारे मास्टर जेम्स हैं, उनका ये रूल है कि 8 बजे ना नाश्ता हो जाना चाहिए, जस्ट एज इट यूज टू बी बिफोर यू वेंट अवे टू द वॉर। यानी जब आप जंग पर नहीं गए थे, आपके जाने से पहले जब आप घर पर होते थे, आपको तब भी पता है कि तब भी ये रूल था कि 8 बजे नाश्ता हो जाता था। तो फिलिप आगे से कहता है, बिफोर आई वेंट अवे टू द वॉर आई डिड अ लॉट ऑफ सिली थिंग्स। तुम कह रही हो कि ये रूल था कि नाश्ता जो है वो हो जाता था, तो वॉर पर जाने से पहले ना मैं और भी बहुत सारी बेवकूफ़ों वाली चीज़ें किया करता था। तो मुझे मत बताओ कि मेरे वॉर पर जाने से पहले इस घर में क्या क्या होता था। डोंट ड्रैग दैम अप नाउ, यानी उन बातों को अब बीच में ना घुसेड़ो कि मेरे वॉर पर जाने से पहले, जंग पर जाने से पहले यहाँ पर क्या क्या होता था। मोर कर्टली, फिर थोड़ा सा ना वो रूड बिहेवियर के साथ उससे बात करता और कहता है, 2 eggs एंड इफ देयर अ हैम ब्रिंग दैट अलॉन्ग टू। यानी मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अब 2 अंडे लेकर आओ, और उसके साथ अगर जो सूर की मतलब भुनी हुई रान भी हो तो वो भी ले आना। हैम कहते हैं जो मतलब पिग होता है ना, उसकी जो टांग का पीस होता है गोश्त वाला, उसको कहते हैं। अच्छा, ही टर्न्स अवे, ये कहने के बाद ना वो मुड़ जाता है, यानी वो अपनी अटेंशन उससे साइड पे कर लेता है। तो मैरी जो होती है ना, डाउटफुली, वो मतलब थोड़े से शक में होती है और कहती है, एज शी प्रिपेयर्स टू गो। तो जैसे वो जाने वाली होती है ना, वो कहती है, वेल ठीक है, आई एम श्योर आई डोंट नो व्हाट मिसेस हिगिंस विल से। फिर से वो अपनी बात को रिपीट कर रही है कि मुझे नहीं पता कि मिसेस हिगिंस जो है ना वो अब क्या करेंगी या क्या कहेंगी। एग्जिट मैरी, ये कहने के बाद मैरी वहाँ से चली गई। एज शी गोज आउट शी मेक्स वे फॉर आंट एमिली टू कम इन। अच्छा, जैसे वो वहाँ से बाहर जा रही होती है ना, तो आगे से ना आंट एमिली जो है वो आ रही होती है। तो अब इस लाइन का मतलब ये है, यहाँ पे लिखा है ना कि शी मेक्स वे, इस लाइन का मतलब ये है कि आंट एमिली आगे से आ रही थी ना, तो ये जो मैरी थी ना ये वहाँ पे रुक गई, यानी इसने आंट एमिली को रास्ता दिया आने के लिए। तो आंट एमिली जब आ गई तब ये वहाँ से वापस गई। तो अ काइंड हार्टेड मिड विक्टोरियन लेडी हु हैज़ नेवर हैड एनी डिज़ायर फॉर द वॉट। अच्छा, अब यहाँ पे आंट एमिली के बारे में बताया जा रहा है कि आंट एमिली जो है वो एक भले दिल की मिड विक्टोरियन लेडी है, यानी मिड विक्टोरियन टाइम के अंदर जिस तरह की औरतें होती थी उस तरह की वो आंट एमिली है। हु हैज़ नेवर हैड एनी डिज़ायर, जिसकी कभी भी ख्वाहिश नहीं थी, फॉर द वोट, वोट यानी वोट डालने के लिए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मिड विक्टोरियन टाइम के अंदर ना जो वुमेन थी उनको वोट देने का हक जो था वो बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आंट एमिली जो है ना वो इतने भले दिल की हैं कि बाकी जो उस टाइम की औरतें थी उनको फिर भी ये ख्वाहिश होती थी कि हम भी वोट जाकर डालें, लेकिन इनको मतलब कोई भी इतनी ख्वाहिश नहीं होती थी कि मतलब मुझे वोट डालने का हक है या नहीं है, इनको इससे कोई परवाह नहीं थी। अच्छा, तो एमिली फिर कहती है, देयर यू आर फिलिप, यानी अच्छा तो तुम यहाँ पर हो फिलिप। गुड मॉर्निंग डियर, यानी प्यारे फिलिप सुबह बखैर। डिड यू स्लीप वेल, यानी क्या तुमने कल रात अच्छी नींद ली। तो फिलिप आगे से कहता है, रादर स्प्लेंडिडली, यानी आंट एमिली आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैंने अच्छी नींद ली, मैंने तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नींद ली। रादर का मतलब है की बजाय, स्प्लेंडिडली यानी शानदार। थैंक्स यानी बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूछने का आंट एमिली। हाउ आर यू, आप कैसी हैं। ही किसी सर, ये कहने के बाद वो उसको किस करता है, जो कि ये अंग्रेज़ों में रिवाज होता है। अच्छा, तो एमिली जो है ना फिर कहती है, एंड डिड यू हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, और क्या तुमने नाश्ता जो है वो अच्छा किया, मतलब अच्छी तरह से नाश्ता किया ना कि नहीं। नॉटी बॉय टू बी लेट फॉर इट, मुझे लगता है कि तुम मतलब लेट हो गए हो नाश्ते के लिए, देर हो गई है तुम्हें। आई ऑलवेज थॉट दे हैड टू गेट अप सो अर्ली इन द आर्मी। तो फिर वो उसको मतलब एक एक ना मतलब लाइट वे के अंदर, एक मतलब नरम लहजे के अंदर, एक नरम अंदाज के अंदर ना उसको यहाँ पे छोटा सा एक ताना मारती है। मतलब डायरेक्ट ताना नहीं होता, एक तरह की मतलब बात है, फनी सिचुएशन क्रिएट करने की यहाँ पे वो कोशिश कर रही है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम ना नाश्ते के लिए लेट हो गए हो। मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि आर्मी में जो लोग होते हैं वो तो सुबह जल्दी उठने के आदी होते हैं, तो फिर तुम देर से कैसे उठे और तुम नाश्ते के लिए कैसे लेट हो गए। फिलिप आगे से कहता है, दे डू, यहाँ पे दे जो है वो सारे आर्मी के लोगों को यहाँ पे कलेक्टिवली कह रहा है कि हाँ, आर्मी के जो लोग होते हैं वो सुबह जल्दी उठने के आदी होते हैं। दैट्स वाई दे आर सो लेट व्हेन दे गेट आउट ऑफ द आर्मी, इसीलिए जब हम आर्मी के लोग जो होते हैं वो हर सुबह जल्दी उठते हैं, और जब हम आर्मी छोड़ देते हैं ना तो इसीलिए हम जो है ना वो लेट हो जाते हैं, क्योंकि हम रोज़ सुबह जल्दी उठ के उकता गए होते हैं। इसलिए आर्मी से निकलने के बाद हमारी ये जो आदत होती है ना जल्दी उठने की, ये आदत ख़त्म हो जाती है। तो एमिली आगे से कहती है, डियर मी, यानी ए मेरे खुदा, आई शुड हैव थॉट अ हैबिट ऑफ 4 years वुड हैव स्टेड
विद यू। यानी कहती है कि मैंने तो सोचा था कि 4 सालों की जो तुम्हारी एक आदत बनी हुई है, वो अभी भी तुम्हारे साथ होगी, यानी तुम्हारी अभी भी आदत होगी कि तुम सुबह-सुबह जल्दी उठते होगे, मैंने तो ये सोचा था। तो फिलिप आगे से कहता है, एवरी मॉर्निंग फॉर 4 ईयर्स, यानी 4 सालों के लिए ना हर सुबह, एज़ आई हैव शूट आउट ऑफ बेड, यानी जब मैं जल्दी-जल्दी सुबह सुबह बेड से निकलता था ना, आई हैव सेड टू माई सेल्फ, तो मैं अपने आप से कहता था, वेट, यानी रुको, यानी फिलिप सब्र करो थोड़ा सा, अ टाइम विल कम, यानी अभी इस चीज़ को बर्दाश्त कर लो कि तुम्हें सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा कि जब तुम अपनी मर्जी से उठ सकोगे। ये वो बात है जो कि मैं 4 सालों में हर सुबह बेड से जल्दी जल्दी उठने के बाद खुद से कहता होता था। ये यहाँ पे फिलिप आंट एमिली से कह रहा है। अच्छा, स्माइलिंग, इसके बाद वो मुस्कुराता है और कहता है, दैट डजंट रियली गिव अ हैबिट अ चांस। अब यहाँ पे दैट क्या है? दैट यहाँ पे वो उस सेंटेंस को कह रहा है जो कि यहाँ पे उसने यूज़ किया है कि ये जो मैं सुबह सुबह खुद से बात करता था ना कि फिलिप सब्र करो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपनी मर्जी से उठ पाओगे। तो ये जो मेरा एक माइंडसेट होता था ना, यहाँ पे दैट का मतलब वही माइंडसेट है कि मेरा ये जो माइंडसेट होता था ना, इसने मेरी वो 4 सालों की हैबिट बनने ही नहीं दी। यानी अगर मैं अपने माइंड में ये हैबिट बना के रखता ना कि मेरे लिए ये ठीक है और मैं ये बात खुद से ना कहता रोज़, तो मेरी ये हैबिट बन जानी थी। लेकिन क्योंकि मैं रोज़ अपने आप से कहता था कि एक दिन आएगा कि जब मैं अपनी मर्ज़ी से सुबह-सुबह उठ पाऊँगा, तो इसलिए मेरी ये हैबिट नहीं बनी। तो एमिली आगे से कहती है, वेल आई डेयर से यू वांटेड योर स्लीप आउट। तो एमिली कहती है कि मुझे ये कहना होगा कि शायद तुम ना अच्छी नींद चाहते थे। यानी तुम चाहते थे कि तुम्हारी नींद जो है वो पूरी हो। अच्छा, ये जो डेयर से है ना, अगर यहाँ पे वो सिंपल से कहती तो फिर तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे डेयर से जो होता है ना, डेयर से का मतलब होता है कि जो स्पीकर है ना, उसको अपनी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। यानी वो कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है कि मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो ठीक है, यानी वो करेक्ट है। तो एमिली भी यहाँ पे डेयर से इसलिए कह रही है कि मुझे यकीन है कि तुम अपनी नींद पूरी करना चाहते होगे। यानी यू वांटेड योर स्लीप आउट की, यानी तुम नींद पूरी करना चाहते होगे। आई वाज सो अफ्रेड दैट अ रियली कोजी बेड वुड कीप यू अवेक आफ्टर ऑल दोज ईयर्स इन द ट्रेंचेस। अच्छा, फिर कहती है कि आई वाज सो अफ्रेड, यानी मुझे बहुत ज़्यादा डर था, दैट के अ रियली कोजी बेड, कि यानी इतना नर्म मुलायम जो बेड है ना, कि मतलब कल रात जो तुम इतनी नर्म मुलायम बेड पे सोए हो, तो वो जो नर्म मुलायम बेड था ना, वुड कीप यू अवेक आफ्टर ऑल दोज ईयर्स इन द ट्रेंचेस। तो इतने साल क्योंकि तुमने ट्रेंचेस के अंदर, मतलब खंदकों के अंदर, यानी गड्ढे खोद के जो तुम जंगें लड़ते थे, तो उनके अंदर तुमने इतने साल गुजारे हैं, तो कल रात जो तुम नर्म और मुलायम बेड के ऊपर लेटे थे नींद के लिए, तो मुझे यही डर था कि उस बेड ने तुम्हें मतलब सारी रात जगा के रखा होगा, क्योंकि तुम तो मतलब ट्रेंचेस के अंदर रहकर सोने के या लड़ने के आदी हो। तो ये यहाँ पे वो कह रही है। तो फिलिप आगे से कहता है, वेल मतलब आंट एमिली, बात ऐसी है कि वन इज़न्ट इन द ट्रेंचेस ऑल द टाइम, कि एक आदमी जो होता है ना वो हमेशा ट्रेंचेस में नहीं रहता, मतलब हमेशा उन गढ़ों में बैठ के लड़ाइयाँ नहीं करता। एंड वन गेट्स लीव, कई बार हम ऐसे करते हैं कि हम जो होते हैं ना, हमें छुट्टी मिल जाती है इफ़ वंस एन ऑफिसर, यानी अगर एक बंदा जो है उसकी काफ़ी ऊपर पहुंच है या फिर वो एक ऑफिसर है ना, तो उसको छुट्टी भी मिल जाती है। यानी एक नॉर्मल जो फौजी होता है उसके लिए तो ये बात ठीक है कि वो मतलब ट्रेंचेस के अंदर रहकर अपनी जो सारी ज़िंदगी है आर्मी वाली वो वहाँ पे गुजारता है। लेकिन अगर आप एक बड़े ओहदे पर हैं या आप एक ऑफिसर हैं ना, तो आपको कभी-कभी छुट्टी भी मिल जाती है। फिलिप यहाँ पे कह रहा है कि मैंने अपना सारा टाइम ट्रेंचेस में नहीं गुजारा, मुझे छुट्टियाँ भी मिलती थी, तो वो मैं मतलब साइड पे गुजारता था। तो एमिली जो है ना, रिप्रोचफुली, यानी रिप्रोचफुली का मतलब है थोड़ी सी हकारत के साथ, मतलब थोड़ा सा उसको एक डायरेक्ट वे के अंदर तो नहीं, लेकिन एक इनडायरेक्ट वे के अंदर ना, मतलब एक बड़े ओहदे के ऊपर, क्योंकि वो उसकी आंट है, तो वो उसको इतना बुरा भला तो थोड़ा बहुत कह सकती है। तो उस अंदाज के अंदर ना वो उसको थोड़ा सा मतलब बुरा दिखाने के लिए ना वो कहती है, यू डिड नॉट स्पेंड मच ऑफ इट विद अस फिलिप, यानी फिलिप ने कहा ना कि मैं कई बार छुट्टी ले लेता था और मैं हर टाइम ट्रेंचेस में नहीं रहता था। तो एमिली कहती है कि तुम छुट्टी तो ले लेते थे, लेकिन वो छुट्टी तुम ज़्यादातर हमारे साथ स्पेंड नहीं करते थे, मतलब वो जो छुट्टी का टाइम होता था वो तुम हमारे साथ स्पेंड नहीं करते थे, बल्कि कहीं और स्पेंड करते थे, यानी अपने यार दोस्तों के साथ जाके पार्टीज वगैरह करते थे या वहाँ पे स्पेंड करते थे। तो फिलिप आगे से कहता है, टेकिंग हर हैंड्स, यानी अपनी आंट का हाथ जो है वो पकड़ते हुए कहता है, आई नो, यानी आंट मैं जानता हूँ कि मैं अपना ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड नहीं करता था, बट यू डिड अंडरस्टैंड, यानी आप, मुझे लगता है कि आप मतलब समझती होंगी
कि मैं क्यों मतलब ऐसा करता था। डिडंट यू डियर, यानी आंट एमिली, क्या आपको नहीं मतलब पता कि मैं अपना टाइम ज़्यादा जो है वो आपके साथ क्यों स्पेंड नहीं करता था और अपने दोस्तों के साथ क्यों स्पेंड करता था। मतलब यहाँ पे वो एक सिंपल सी बात करना चाह रहा है कि ऑब्वियसली एक 23 साल का लड़का जो है वो अपना ज़्यादा टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करेगा, ना कि अपने आंट और अंकल जेम्स के साथ। तो एमिली आगे से कहती है वी आर नॉट वेरी गे, यानी एमिली आगे से कहती है कि फिलिप, जब तुम हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे ना, तो हम इतने ज़्यादा खुश नहीं थे, यानी तुम्हारे इस काम से हम खुश नहीं थे। एंड आई नो यू मस्ट हैव वांटेड गेटी फॉर द लिटिल टाइम यू हैड। गेटी का मतलब होता है खुशी वाला टाइम, यानी खुशी में गुजारने वाला हैप्पी टाइम। और मुझे ये भी पता है कि जब तुम छुट्टी लेकर यहाँ पर आते थे ना, तो तुम्हारे पास जो थोड़ा बहुत टाइम होता था, तुम चाहते थे कि वो तुम अपने खुशी वाले मतलब लम्हे जो हैं उनके अंदर ज़्यादा स्पेंड करो, ना कि हम दोनों के साथ स्पेंड करो। बट लेकिन आई थिंक योर अंकल जेम्स फेल्ट इट, लेकिन मतलब मैंने तो किसी तरह से बर्दाश्त कर लिया जब तुम छुट्टी लेकर आते थे और हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे, तो ये बात मैंने तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन तुम्हारे अंकल जेम्स जो थे ना, उन्होंने मतलब फेल्ट इट, यानी उस उनको ये बात बुरी लगी। आफ्टर ऑल, क्योंकि बात ओवरऑल बात ये है कि डियर यू हैव लिव्ड विद अस फॉर सम ईयर्स, क्योंकि तुम जो हो वो हमारे साथ तुमने मतलब कुछ साल गुजारे हैं, एंड ही इज़ योर गार्डियन, और अब वो तुम्हारे गार्डियन है, यानी तुम्हारे फादर के बाद अब वो तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं, संभाल रहे हैं तुम्हें। इसलिए उनको ये बात बुरी लगी कि वो तुम्हारे गार्डियन है और तुम उनके साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर रहे। तो फिलिप आगे से कहता है आई नो, यानी हाँ मैं जानता हूँ आंट, कि मतलब मेरे इस काम से अंकल जेम्स जो हैं उनको थोड़ी सी मतलब उन्होंने मतलब इस काम को महसूस किया, उन्हें ये बुरा लगा। यू हैव बीन अ डार्लिंग टू मी ऑलवेज। फिर वो कहता है कि आंट एमिली, आपका जो मेरे साथ बिहेवियर होता था ना वो बहुत अच्छा होता था, या फिर आपके साथ ना मेरी बॉन्डिंग जो होती थी वो अच्छी रहती थी, यानी यू हैव बीन अ डार्लिंग, इसका मतलब है कि आप मेरे साथ हमेशा अच्छा बिहेवियर करती थी, अच्छा सलूक करती थी आंट एमिली। बट लेकिन ऑकवर्डली, फिर वो थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड वे के अंदर ना, अजीब से मतलब हिचकिचाहट के अंदर ना वो कहता है अंकल जेम्स एंड आई, मतलब अंकल जेम्स और मैं जो थे ना, मतलब हमारा रिश्ता कुछ इतना ख़ास नहीं था। ये डैश का मतलब यही है कि मतलब यहाँ पे वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा है बात करने से, कि मतलब मेरा और अंकल जेम्स का रिश्ता जो था वो ठीक नहीं था, अगरचे आप जो थी वो मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करती थी। तो एमिली उसके जवाब में कहती है ऑफ कोर्स ही इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट टू गेट ऑन विद, यानी यकीनन ये बात सच है कि तुम्हारे अंकल जेम्स जो है ना, उनके साथ थोड़ा सा मतलब इंटरेक्ट करना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। गेट ऑन विद का मतलब ये है कि उनके साथ बात करना, इंटरेक्ट करना। आई एम मोर यूज टू हिम, यानी मुझे तो अब उनकी आदत हो गई है तुम्हारे अंकल की। बट लेकिन आई एम श्योर ही रियली इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ यू फिलिप, लेकिन फिलिप मुझे यकीन है कि तुम्हारे अंकल जेम्स जो है ना वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वेरी फॉन्ड ऑफ यू का मतलब है यानी वो तुम्हारे सामने ऐसे मतलब रूड बिहेवियर दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वो तुमसे प्यार करते हैं। तो फिलिप आगे से कहता है "हम्म, ठीक है, समझ सकता हूँ मैं। आई ऑलवेज यूज टू बी फ्राइटेंड ऑफ हिम, यानी मैं तो हमेशा उनसे डरता ही रहा हूँ। फिर से वो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब पॉज ले रहा है, फिर आगे से कहता है आई सपोज ही इज़ जस्ट द सेम, यानी मुझे लगता है कि शायद वो पहले जैसे थे ना अब भी वो वैसे ही हैं। ही सेम जस्ट द सेम लास्ट नाइट, कल रात जब मैं यहाँ पे आया तो कल रात भी वो मुझे बिल्कुल वैसे ही लगे, यानी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। एंड ही स्टिल हैज़ ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, और वो अभी भी यानी उन्होंने अपना रूल बना के रखा है कि 8 बजे खाना जो है, नाश्ता जो है वो हो जाना चाहिए। बीन मेकिंग पॉट्स ऑफ मनी आई सपोज, फिर वो अपनी आंट से पूछता है कि मुझे लगता है कि शायद मतलब अंकल जो है वो काफ़ी मतलब पैसा छाप रहे हैं। पौंड में छाप रहे हो। तो ये उसने वो पूछी बात एमिली से। तो एमिली आगे से कहती है ही नेवर टेल्स मी एग्जैक्टली, यानी वो ठीक सही तरह से मुझे बताते तो नहीं है, बट लेकिन ही डिड स्पीक वंस अबाउट द एब्सर्डिटी ऑफ द एक्सेस प्रॉफिट्स टैक्स, लेकिन एक बार उन्होंने ना जो मतलब आर्मी जो है उनसे एक्सेस प्रॉफिट्स का टैक्स जो लेती है उसके बारे में उसकी जो बेवकूफ़ी थी, मतलब आर्मी की ये जो बेवकूफ़ी थी कि वो बहुत ज़्यादा उनको जो प्रॉफिट हो रहा था उसके ऊपर उन्होंने जो टैक्स लगाया था आर्मी वालों ने, तो उस टैक्स के बारे में उन्होंने एक बार मुझसे बात की थी। यू सी, यानी तुम जानते हो फिलिप के जैम इज़ अ थिंग द आर्मी वांट्स, कि जैम जो है ना ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आर्मी वालों को मतलब ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इस लाइन का मे बी कंटेक्चुअल कोई मीनिंग होगा कि आर्मी जो है उनको जैम जो है, जैम का जो बिज़नेस है या फिर जैम जो लिटरली जो जैम है वो क्यों इतना ज़्यादा पसंद है। तो ये एमिली आगे से कह रही है, आंट एमिली उसकी। तो फिलिप आगे से कहता है इट सर्टनली गेट्स इट, यानी हाँ यकीनन आंट एमिली मैं समझ सकता हूँ कि आर्मी वाले जो हैं वो क्यों उनके ऊपर इतना टैक्स लगाते हैं, क्योंकि आर्मी वाले जो हैं उनको जैम जो है वो काफ़ी मतलब सही लगता है या पसंद है। तो एमिली आगे से कहती है इट वॉज सो नाइस फॉर हिम, लेकिन मतलब पहले उसने कहा
कि तुम्हारे अंकल जेम्स जो थे ना, वो उस टैक्स के बारे में, यानी आर्मी वालों की बेवकूफ़ी जो थी कि वो इतना ज़्यादा टैक्स लगाते थे, उसके बारे में वो उन्होंने मुझसे बात की। फिर कहती है लेकिन ये चीज़ उनके लिए नाइस थी, यानी वो इस चीज़ को अच्छा समझते थे। वो जो आर्मी को वो टैक्स देते थे ना, ये चीज़ उनको अच्छी लगती थी, बिकॉज़ क्योंकि इट मेड हिम फील, क्योंकि इससे ना उनको ऐसा लगता था कि ही वाज़ डूइंग हिज़ बिट, कि वो अपना हिस्सा जो है ना वो डाल रहे हैं इस काम के अंदर। कौन सा काम? हेल्पिंग द पुअर मैन इन द ट्रेंचेस, कि मतलब आर्मी के अंदर जो मतलब बेचारे गरीब लोग हैं, जो आर्मी के मतलब गरीब घरानों के लोग जो हैं, जो कि जंग लड़ने के लिए गए हैं और वो वहाँ पर जंग लड़ रहे हैं हमारे कंट्री की खातिर। तो तुम्हारे अंकल को ऐसा लगता था कि जैसे वो ये आर्मी को जो टैक्स दे रहे हैं ना, वो एक तरह से उन ट्रेंचेस के अंदर, उन खंदकों के अंदर, उन गढ़ों के अंदर बैठे हुए गरीब जो लोग हैं, जो जंग लड़ रहे हैं, उनकी एक तरह से वो मदद कर रहे हैं। तुम्हारे अंकल जेम्स, उनको ऐसा लगता था ये टैक्स देने के बाद। अच्छा, इंटर मैरी, इतने में मैरी जो है वो फिर से मतलब वो जो लेडी सर्वेंट है वो आती है। तो मैरी जो है ना वो आके कहती है, मिसेस हिगिंस विशेस टू स्पीक टू यू मैम, यानी मैम मिसेस हिगिंस जो है ना वो आपसे बात करना चाहती हैं। शी लुक्स एट फिलिप्स एज मच एज टू से देयर यू आर। और ये कहने के बाद ना, यानी पहले उसने आंट एमिली से कहा कि मैम मिसेस हिगिंस जो है ना वो आपसे बात करना चाहती हैं। और ये कहने के बाद ना उसने फिलिप की तरफ देखा, और फिलिप की तरफ उसने ऐसे देखा जैसे कि वो उसको कह रही हो कि बच्चों तुम्हारी तो शामत आ गई। मैंने कहा था ना कि मिसेस हिगिंस जो है उसको ये अच्छा नहीं लगेगा कि कोई उसे 10 बजे आके कहे कि मुझे नाश्ता बना कर दो, और वही हुआ। इसीलिए मिसेस हिगिंस जो है वो आंट एमिली से बात करना चाहती हैं, और अब तो तुम्हारी खैर नहीं फिलिप। तो ये इस टाइम का मतलब है। तो एमिली जो है ना गेटिंग अप, उठते हुए कहती है यस आई विल कम, यानी मैं आ रही हूँ। टू फिलिप, फिर वो फिलिप से कहती है आई थिंक आई वुड बेटर जस्ट सी व्हाट शी वांट्स फिलिप, यानी फिर फिलिप से कहती है कि फिलिप मुझे लगता है कि मुझे अब जाकर देखना चाहिए कि मिसेस हिगिंस जो है उन्हें क्या बात करनी है मुझसे, या वो क्या चाहती हैं। तो फिलिप आगे से कहता है फर्मली टू मैरी। फर्मली का मतलब है कि यानी अब उसको उसको मतलब बिल्कुल अब भी बिल्कुल नहीं डर लगा। मैंने आपको बताया ना कि वो एक मतलब ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, और वो जब भी एक मतलब डिसीजन ले लेता है तो उस पर कायम रहता है। तो अब भी उसको डर नहीं लगा कि मिसेस हिगिंस जो है वो क्या कहेंगी। तो अब भी ना वो अपने इरादे के ऊपर, यानी अब उसने जो डिसीजन लिया है ना वो उसके ऊपर पक्का है। और उसी के साथ ना वो मैरी से कहता है टेल मिसेस हिगिंस टू कम हियर, यानी मैरी जाओ मिसेस हिगिंस से कह के आओ कि वो खुद यहाँ पर आए। मतलब आंट एमिली नहीं जा रही उससे मिलने, तुम उसे जाके कहो कि वो खुद यहाँ पर आए। तो मैरी हेजिटेट्स एंड लुक्स एट हर मिस्ट्रेस, यहाँ पे हुक्स नहीं होगा लुक्स होगा। तो मैरी जो होती है ना वो थोड़ा सा हिचकिचाती है और अपनी मिस्ट्रेस यानी अपनी मालकिन आंट एमिली की तरफ देखती है। और फिलिप जो है ना वो कहता है एट वंस प्लीज। एट वंस का मतलब होता है इमीडिएटली, यानी जल्दी जाओ, प्लीज मेहरबानी करो मैरी जल्दी जाओ, और मिसेस हिगिंस से कहो कि वो खुद यहाँ पे आए। तो एग्जिट मैरी, मैरी वहाँ से चली गई। तो मैरी वहाँ से गई तो एमिली की लाइन है, एमिली जो है ना अपसेट, यानी वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वो कहती है फिलिप डियर, यानी प्यारे फिलिप, आई डोंट नो व्हाट मिसेस हिगिंस विल से, यानी मुझे नहीं समझ आ रही कि मिसेस हिगिंस जो है वो क्या कहेंगी। यानी तुमने उसको खुद यहाँ पे बुलावा भेज दिया, तो मुझे लगता है कि वो शायद थोड़ा सा नाराज़ हो जाएंगी, तो मतलब ये ठीक नहीं किया तुमने शायद। तो फिलिप आगे से कहता है नो नोबडी सीम्स टू, यानी आंट एमिली आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको नहीं पता ना कि मिसेस हिगिंस जो है वो क्या कहेंगी, वो इसलिए क्योंकि हमें शुरू से नहीं पता कि मिसेस हिगिंस जो है वो क्या चाहती हैं। अब नोबडी सीम्स टू जो है ना, ये लाइन जो है इसका मतलब ये है कि हमें पास्ट में भी, यानी जब हमने मिसेस हिगिंस को एज अ कुक अपने घर में रखा था ना, तब भी मिसेस हिगिंस जो थी वो काफ़ी रूड थी, और हमें तब भी नहीं पता था कि ये चाहती क्या है। और इसलिए अब आप जो कह रही हैं कि मुझे नहीं पता वो क्या कहेगी, तो वो इसीलिए है क्योंकि शुरू से हमें पता ही नहीं है कि वो चाहती क्या है, यानी उसका बिहेवियर शुरू से ही रूड है। आई थॉट वी माइट रियली फाइंड आउट फॉर वंस, यानी मुझे लगता है कि हमें ना एक बार मतलब पता कर ही लेना चाहिए कि वो आखिर में चाहती क्या है, यानी उसका ऐसा बिहेवियर क्यों है, वो इतनी रूड क्यों है। एमिली जो है ना वो कहती है गोइंग टूवर्ड्स द डोर, तो वो दरवाजे की तरफ जाते हुए कहती है परहैप्स, यानी शायद इट वुड बेटर गो, यानी शायद मेरे लिए यही ठीक होगा कि मैं उसके पास जाऊं ना कि वो मेरे पास आए। तो फिलिप जो होता है ना पुटिंग हिज आर्म राउंड हर वेस्ट, तो वो ना अपनी आंट की कमर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है ओह नो यू मस्ट नॉट, यानी आंट एमिली आपको जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यू सी, यानी बात ऐसे है कि शी रियली वांट्स टू सी मी, यानी मिसेस हिगिंस जो है वो रियलिटी में ना मुझसे मिलना चाहती है ना कि आपसे। तो एमिली कहती है यू, यानी तुमसे मिलना चाहती हैं। तो फिलिप कहता है
यस, जी हाँ, आई ऑर्डर्ड ब्रेकफास्ट 5 मिनट्स अगो, क्योंकि 5 मिनट पहले मैंने मतलब नाश्ते का ऑर्डर दिया था, इसको कहा था कि नाश्ता लेकर आओ, और इसीलिए वो अब इस चीज़ की शिकायत जो है वो आपको लगाएगी। तो एमिली जो है ना कहती है, फिलिप यानी मेरे प्यारे बेटे फिलिप, माई पुअर बॉय यानी मेरे बेचारे बच्चे, वाई डिडंट यू टेल मी यानी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, एंड आई डेयर से यानी और मैं तुम्हें ये कहती हूँ कि आई कुड हैव गॉट इट फॉर यू यानी तुम अगर मुझे कहते कि तुमने नाश्ता करना है तो मैं तुम्हारे लिए ले आती। दो आई डोंट नो व्हाट मिसेस हिगिंस, अगरचे मुझे नहीं पता कि मिसेस हिगिंस जो है वो क्या कहती, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता ले आना था। एन एक्सट्रीमली एंग्री वॉइस इज हेयर्ड आउटसाइड, तो इतने में ना बाहर से एक गुस्से वाली आवाज़ सुनाई देती है, एंड मिसेस हिगिंस स्टाउट एंड एग्रेसिव कम्स इन। तो मिसेस हिगिंस जो होती है ना, स्टाउट एंड एग्रेसिव का मतलब है यानी गुस्से के अंदर कम्स इन, वो आती है। तो मिसेस हिगिंस की लाइन हो कहती है ट्रुकलेंटली, ट्रुकलेंटली का मतलब है यानी गुस्से के अंदर। यू सेंट फॉर मी मैम, यानी मैम मैंने आपको बुलावा भेजा था, तो आप वापसी में आपने मुझे बुलावा भेजा है, यानी आपने मुझसे मिलना था। तो एमिली जो है ना नर्वसली, वो थोड़ा सा परेशान होते हुए कहती है, यानी अब वो थोड़ी सी मतलब नर्वस होगी, थोड़ी सी परेशान होगी, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं इसको कैसे फेस करूं। तो वो कहती है, यस हाँ मिसेस हिगिंस, वो बात ऐसी है कि आई थिंक इफ़ यू यानी अगर आप परहैप्स यानी शायद, यानी उसको अब वो बात कंप्लीट नहीं कर पा रही। तो इतने में फिलिप जो होता है ना कामली, वो बड़े सुकून के साथ, अब यहाँ पे आपको इन दोनों की नेचर का अंदाज़ा हो रहा होगा कि एमिली जो है वो नर्वसली बात कर रही है और फिलिप जो है वो बड़े ध्यान के साथ यानी बड़े सुकून के साथ, यानी उसको कोई टेंशन नहीं है, वो टेंशन फ्री है। तो वो बड़े ध्यान के साथ सुकून के साथ कहता है, आई सेंट फॉर यू मिसेस हिगिंस, यानी मिसेस हिगिंस मैंने आपको बुलावा भेजा है। आई वॉन्ट सम ब्रेकफास्ट, यानी मुझे नाश्ता चाहिए था। डिडंट मैरी टेल यू, क्या मैरी ने आपको बताया नहीं? तो मिसेस हिगिंस आगे से कहती है, ब्रेकफास्ट इज एट 8 o'clock, यानी फिलिप नाश्ता जो है ना वो 8 बजे हो जाता है। इट ऑलवेज हैज़ बीन एज लॉन्ग एज आई हैव बीन इन दिस हाउस, यानी जब से मैं इस घर में हूं ना तो ये रूल है कि 8 बजे नाश्ता हो जाता है, एंड ऑलवेज विल बी अंटिल आई गेट फर्दर ऑर्डर्स, और जब तक मुझे कोई और हुक्म नहीं मिलता ना तब तक ये रूल रहेगा कि नाश्ता जो है वो 8 बजे हो जाया करेगा। तो फिलिप जो है ना वो कहता है, वेल ठीक है, यू हैव जस्ट गॉट फर्दर ऑर्डर्स, तो तुम्हें ऑर्डर्स चाहिए ना, और मज़ीद ऑर्डर चाहिए, मज़ीद हुक्म चाहिए, तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। 2 eggs एंड इफ़ देयर्स अ हैम, यानी जाओ 2 अंडे लेकर आओ, और अगर हैम यानी सूर की रान जो हो वो भी ले आना। तो मिसेस हिगिंस आगे से कहती है, ऑर्डर्स यानी हुक्म, तुम मुझे हुक्म दे रहे हो, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डर्स, यानी मैं यहाँ पे ऑर्डर्स की यानी हुक्म की बात कर रही हूँ। फ्रॉम होम इन दिस हाउस डू आई टेक ऑर्डर्स मे आई आस्क, तो फिलिप क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि इस घर के अंदर मैं किससे ऑर्डर लेती हूँ, यानी तुम जो मुझे ऑर्डर दे रहे हो पहले मुझे ये बताओ कि मैं किससे ऑर्डर लेती हूँ, यानी तुमसे तो मैंने कभी ऑर्डर लिया ही नहीं, यानी फिलिप तुम्हारी तो इतनी अथॉरिटी नहीं है कि तुम मुझे ऑर्डर दो। तो फिलिप जो होता है ना वो कहता है, इन दिस केस फ्रॉम मी, यानी अब ये जो हालात चल रहे हैं ना, जो हालत है कि मतलब मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए तो तुम ऑर्डर मुझसे ही लोगी। मिसेस हिगिंस जो है ना प्लेइंग हर ट्रम्प कार्ड, तो मिसेस हिगिंस जो है ना वो अपना ट्रम्प कार्ड खेलते हुए, अब ट्रम्प कार्ड क्या होता है कि किसी भी सिचुएशन के अंदर आप एक ऐसी मतलब डील रख दें सामने वाले के सामने, ऐसी बात रख दें कि सामने वाला जो है ना वो इनकार ना कर पाए और आपकी जीत हो जाए। तो मिसेस हिगिंस जो है ना वो भी अब यहाँ पे अपना ट्रम्प कार्ड रखेगी। यानी ट्रम्प कार्ड क्या होता है, नौकरों का ट्रम्प कार्ड क्या होता है कि वो मालिक को डरावा देते हैं कि भाई मैं यहाँ पे नोटिस दे रहा हूँ और मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ। तो अगर जो नौकर जो है अगर वो काफ़ी अच्छा खाना बनाता है तो मालिक जो है ऑब्वियस सी बात है कि वो उसको रोकेगा। तो मिसेस हिगिंस जो है इसके माइंड में भी यही बात है कि अगर मैं इनको कहूँगी ना कि मैं भाई 1 महीने का नोटिस दे रही हूँ और 1 महीने के बाद मैं आपको यहाँ से मतलब आपका घर छोड़ के चली जाऊँगी, तो वो ही अपना वो ट्रम्प कार्ड यहाँ पे खेलेगी। तो मिसेस हिगिंस जो है ना वो कहती है, इन दैट केस, यानी अगर ऐसी बात है ना कि मुझे अब ऑर्डर आपसे लेने पड़ेंगे मालिक फिलिप, मैम, तो मैम मैं आपको कह रही हूँ कि आई विश टू गिव अ मंथ्स नोटिस फ्रॉम टुडे, तो मैं आज ही ना 1 महीने का आपको नोटिस दे रही हूँ। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब है कि आज का दिन उसमें शामिल है, ये मतलब है, यानी आज से 1 महीने बाद, यानी आज के दिन से आगे हिसाब लगा लें 1 महीना, 1 महीने के बाद मैं ये जो मतलब यहाँ से नौकरी है वो छोड़कर चली जाऊंगी। तो फिलिप जो है ना वो अब मिसेस हिगिंस ने तो ये सोचा था कि मतलब जब मैं इनको ये बात करूंगी कि भाई मैं तो 1 महीने के बाद छोड़ के जा रही हूँ तो इनको तो भाई तोते उड़ जाएंगे, ये तो मतलब मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, और फिलिप जो है वो कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम रहने दो, तुम ब्रेकफास्ट ना बनाओ
और ये मुझे मतलब तमीज़ के साथ यहाँ से भेज देगा। लेकिन फिलिप जो है वो आगे से क्या करता है, वो कहता है क्विकली, यानी वो जल्दी जल्दी, बिफोर हिज आंट कैन से एनीथिंग, इससे पहले कि उसकी आंट जो है ना मिसेस हिगिंस की बात का जवाब देती, क्योंकि मिसेस हिगिंस ने यहाँ पे आंट एमिली से बात की है। तो फिलिप जो है ना वो जल्दी जल्दी बात करते हुए कहता है सर्टनली, हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है ना तो ये तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। इनफैक्ट दर हकीकत you would probably prefer it if my aunt gave you notice and then you could go at once। यानी अब वो अपना मतलब जो ट्रम्प कार्ड है ना वो फिलिप यहाँ पे खेल रहा है। यानी फिलिप जो है उसका आर्मी वाला माइंड है, उसको पता है कि अगला बंदा जो है मतलब उसकी दुखती रग जो है वो कौन सी है और किसके ऊपर मुझे मतलब हाथ रखना है। वो कहता है कि मतलब दरअसल बात ऐसे है कि यू वुड प्रोबेबली प्रेफर, यानी मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये बात अच्छी लगेगी कि अगर मेरी आंट जो है वो तुम्हें नोटिस दें। कौन सा नोटिस? कि मतलब तुम खुद यहाँ से चले जाओ एंड देन यू कुड गो एट वंस, यानी अगर मेरी आंट जो है वो खुद तुम्हें एक नोटिस दें तो तब तुम यहाँ से अभी अभी, यानी बिना 1 महीने का इंक्लूसिव नोटिस दिए बगैर ही तुम यहाँ से जा सकती हो, आज के दिन ही यहाँ से जा सकती हो। तो वी कैन ईजिली अरेंज दैट, यानी हम ये चीज़ आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं कि मतलब मेरी आंट जो है वो तुम्हें एक नोटिस दे और तुम यहाँ से 1 महीने का मतलब गैप जो है ना वो फिल किए बगैर ही यहाँ से आज ही चली जाओ। अच्छा, टू आंट एमिली एज ही टेक्स आउट अ फाउंटेन पेन एंड चेक बुक। तो ये कहने के बाद ना वो एक चेक बुक निकालता है और एक अपनी पॉकेट में से पेन निकालता है, फाउंटेन पेन, और फिर अपनी आंट एमिली से कहता है व्हाट डू यू पे हर, यानी आंट एमिली आप इसको कितनी तनख्वाह देती हैं। तो एमिली जो है ना फेंटली, वो बड़ी मतलब मध्यम मतलब बड़ी लो वॉइस के अंदर ना उससे कहती है 45 पाउंड्स, यानी हम इसे 45 पाउंड्स देते हैं महीने के। तो फिलिप जो है ना राइटिंग ऑन हिज नी, यानी वो अपनी मतलब घुटना जो होता है उसको थोड़ा सा ऊपर उठाकर उसके ऊपर चेक बुक रखता है और उसके ऊपर लिख रहा होता है, वो कहता है 12 इंटू 45। अच्छा, तो तुम्हारी तनख्वाह बनती है 45 पाउंड्स, उसके अंदर मैं 12 और डाल रहा हूँ, और प्लेजेंटली टू मिसेस हिगिंस, और फिर बड़े खुश होते हुए ना मिसेस हिगिंस से कहता है बट विदाउट लुकिंग अप, यानी मिसेस हिगिंस से कहता तो है लेकिन मिसेस हिगिंस की तरफ नहीं देखता। तो फिर कहता है आई होप यू डोंट माइंड अ कॉक्स चेक। फिर कहता है कि मिसेस हिगिंस मुझे उम्मीद है कि आपको एक कॉक्स का चेक लेते हुए शर्म नहीं आएगी। कॉक्स जो है ये एक फैमिली का नेम है, यानी फिलिप जो है इसकी फैमिली का नेम कॉक्स है। तो यहाँ पे इसलिए वो कह रहा है कि मुझ जैसे कॉक्स से एक चेक लेते हुए आपको शर्म नहीं आएगी या आप हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगी। तो ये ले, ये मैंने चेक लिख दिया है आपका, मतलब 45 पाउंड आपके बनते थे, मैंने उसके अंदर 12 और डाल दिए, ये आपका चेक है, ये आप अपना चेक लें और यहाँ से चलती बने। मतलब उसको डायरेक्ट यहाँ से उसी दिन निकाल दिया। वो तो 1 महीने का नोटिस दे रही थी ना, उसने कहा कि नोटिस वोटिस छोड़ो अपना, ये चेक लो और दफा हो जाओ यहाँ से। तो सम पीपल डू बट दिस इज क्वाइट अ गुड वन, यानी वो कहता है कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो मुझ जैसे कोक्स जो होते हैं उनसे चेक लेना गवारा नहीं करते, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो एक अच्छी मतलब औरत है तो आप ये चेक ले लेंगी। अच्छा, टेयरिंग इट आउट, फिर वो उस चेक को ना चेक बुक से फाड़ते हुए ना उसको देते हुए कहता है हेयर यू आर, ये लें मिसेस हिगिंस, ये रहा वो चेक। तो मिसेस हिगिंस जो होती है ना उसके वो तोते उड़ गए, तो टेकन अ बैक, यानी वो काफ़ी हैरान होती है और कहती है व्हाट्स दिस, यानी ये क्या है। तो फिलिप आगे से कहता है योर वेजेस इंस्टेड ऑफ नोटिस, यानी बजाय इसके कि आपको कोई नोटिस मिलता, ये आपकी तनख्वाह जो भी बनती थी ये लें और यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। नाउ यू कैन गो एट वंस, यानी अब आप यहाँ से बिना 1 महीने का नोटिस दिए ही आज के दिन ही यहाँ से जा सकती हैं, तो आप जाएं। तो मिसेस हिगिंस जो होती है जब वो देखती है कि भाई इसने तो मुझे यहाँ पे खड़े खड़े ही फारिग कर दिया नौकरी से, तो कहती है हु सेड एनीथिंग अबाउट गोइंग, यानी जाने के बारे में किसने बात की आपसे भाई। तो फिलिप जो होता है ना वो सरप्राइज होते हुए, यानी अब यहाँ पे जो सरप्राइज की सिचुएशन है वो लिटरली यहाँ पे सरप्राइज की मतलब एक्सप्रेशन नहीं शो कर रहा। सरप्राइज का मतलब है कि यहाँ पे वो आयरॉनिकल जो स्माइल होती है ना, शैतानी स्माइल, कि मतलब मैं जीत गया, तो उस तरह की स्माइल देते हुए कहता है आई एम सॉरी आई थॉट यू डिड, यानी मुझे माफ़ करना मिसेस हिगिंस, मुझे लगा कि शायद आप यहाँ से जाने की बात कर रही हैं क्योंकि आपने तो नोटिस की बात की ना। तो मिसेस हिगिंस आगे से कहती है इफ़ इट्स ओनली अ बिट ऑफ ब्रेकफास्ट आई डोंट से, अगर बात थोड़े से नाश्ते की है, मतलब आपको नाश्ता ही चाहिए थोड़ा सा, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आई डोंट से का मतलब है कि यानी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। बट लेकिन व्हाट आई माइट नॉट गेट इट, लेकिन एक बात जो कि मैं समझ नहीं पा रही वो ये कि इफ़ आई एम आस्क्ड डिसेंट, लेकिन मतलब मैं जो बात समझ नहीं पा रही ना वो ये है कि कम से कम आप मुझसे मतलब अच्छे अंदाज के अंदर, अच्छे बिहेवियर के अंदर तो कह सकते हैं ना कि मतलब मुझे नाश्ता चाहिए। तो मतलब अब टाल मटोल करके ना बात जो है वो टाल रही है यहाँ पे
मिसेस हिगिंस। तो फिलिप जो है ना वो जो होता है ना वो कहता है पुटिंग बैक द चेक, यानी वो चेक अपने पास रखता है और अब उसको ना बड़े आराम से वो कहेगा, वो कहता है देन लेट मी से अगेन। तो मिसेस हिगिंस अगर आप चाहती हैं कि मैं बड़े प्यार से आपको नाश्ते का कहूँ तो मैं फिर से आपको कहता हूँ 2 एग्स हैम एंड कॉफ़ी, यानी ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए। एंड मैरी कैन ब्रिंग द हैम अप एट वंस, और अगर हैम जो है आपके पास बना हुआ है तो मैरी जो है वो जल्दी से यहाँ पर मतलब हैम जो है यानी सूर की रान जो है वो ले आएगी एंड आई विल गेट गोइंग ऑन दैट, और मैं अपना नाश्ता उस हैम से ही शुरू कर लूँगा। यानी वो यहाँ पे कह रहा है कि मैंने आपसे 3 चीज़ें मांगी हैं, 2 मतलब अंडे, 1 हैम और 1 कॉफ़ी। अगर आपके पास हैम अभी अभी तैयार है ना तो मैरी को कहें कि वो यहाँ पे हैम ले आए और मैं उसी से नाश्ता शुरू कर लूँगा, और कॉफ़ी और जो 2 अंडे हैं वो बाद में भी आ सकते हैं। मतलब आप जल्दी जल्दी हैम तो लेकर आए ना, मैं नाश्ता शुरू करूँ। अच्छा, टर्निंग अवे, फिर वो मुड़ते हुए कहता है थैंक्स वेरी मच, यानी बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप जा सकती हैं, मतलब मैंने ऑर्डर दे दिया। तो मिसेस हिगिंस जो होती है ना वो कहती है वेल अच्छा, मतलब ठीक है फिलिप सर, ठीक है। एग्जिट स्पीचलेस, तो वो स्पीचलेस होते हुए वहां से चली जाती है, मतलब अब उसके पास कोई बात नहीं होती करने के लिए। तो फिलिप जो होता है ना सरप्राइज्ड, फिर से वो हैरान होते हुए कहता है इज दैट ऑल शी एवर सेज। तो फिलिप जो होता है ना वो अपनी आंट से कहता है कि आंट, क्या यही वो बात है जो कि हमेशा मिसेस हिगिंस जो है वो कहना चाहती थी। मतलब ये देखिए इतना मतलब आसान, मतलब यहाँ पे ना वो आंट एमिली को बताना चाह रहा है कि आंट, इतना आसान होता है किसी को डील करना, यानी इस तरह के बंदों को ना डील करना इतना आसान होता है कि मतलब वो चाहती क्या थी, बस आपने उसको थोड़ा सा डरावा देना था और उसने सारी बात आपकी मान लेनी थी। इट इज़न्ट मच टू वरी अबाउट, यानी ये तो कोई मतलब टेंशन लेने वाली बात तो नहीं थी कि मिसेस हिगिंस, मतलब आप मिसेस हिगिंस के बारे में टेंशन ले रही थी कि वो पता नहीं क्या कहेंगी, तो उन्होंने बस ये बातें करनी थी, ये तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो एमिली जो है ना वो कहती है फिलिप हाउ कुड यू, यानी फिलिप तुमने ये सब कैसे किया। आई शुड हैव बीन टेरिफाइड, यानी मैं तो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। तो फिलिप जो होता है ना वो कहता है वेल यू सी, यानी अगर मैं आपको बताऊं आई हैव डन योर जॉब फॉर 2 years आउट देयर, यानी आप जो काम यहाँ पर करती हैं ना घर में, मैंने 2 साल ये काम बाहर आर्मी के अंदर किया हुआ है। तो एमिली पूछती है व्हाट जॉब, यानी कौन सा काम। तो फिलिप कहता है मेस प्रेसिडेंट, यानी हमारे आर्मी के अंदर जो खाना सर्व करते थे ना तो उसका मैं प्रेसिडेंट था, यानी उस मेस का मैं प्रेसिडेंट था। मेस कहते हैं जो खाना वहाँ पे मतलब सर्व किया जाता है। तो कहता है आई थिंक आई विल गो एंड सी अबाउट दैट हैम। फिर फिलिप कहता है कि आंट आप यहीं पे रुकें, मुझे लगता है कि मुझे ना जाकर देखना चाहिए कि वो जो हैम है, मतलब मिसेस हिगिंस ने वो हैम तैयार किया या नहीं, तो मैं जाकर ना देखता हूँ। अच्छा, ये कहने के बाद ही स्माइल्स एट हर एंड गोज आउट इन द डाइनिंग रूम। तो वो ना अपनी आंट की तरफ मुस्कुराता है, देखता है और फिर डाइनिंग रूम की तरफ चला जाता है। अच्छा, तो आंट एमिली वॉन्डर्स राउंड द रूम। तो आंट एमिली जो होती है वो कमरे में इधर उधर घूमती है, पुटिंग अ फ्यू थिंग्स टाइडी, यानी कुछ चीज़ों को सीधा करती है, एज इज़ हर हैबिट, क्योंकि ये उसकी आदत होती है कि अगर चीज़ जो है वो इधर उधर पड़ी है तो उसकी उसकी जगह पे सही जगह पे ला के रख देना। तो वो वाला काम कर रही होती है आंट एमिली यहाँ पे। when she is interrupted by the entrance of Uncle James। तो अभी वो चीज़ें ठीक कर रही होती है तो इतने में क्या होता है कि अंकल जेम्स वहाँ पर आते हैं और वो मतलब उससे इंटरप्ट होती है। इंटरप्ट का मतलब यही है कि मतलब वहाँ पे वो चीज़ें ठीक कर रही होती है तो अचानक अंकल जेम्स आ जाते हैं। तो जेम इज़ नॉट अ बिग मैन, जेम जो है वो कोई मतलब दिखने में कोई एक तो होता है ना कि एक बंदे की पर्सनैलिटी होती है कि हाइट भी ज़्यादा है और एक हट्टा कट्टा बंदा है, तो उस तरह से नहीं है जेम्स। नोर एन इम्प्रेसिव वन इन हिज ब्लैक मॉर्निंग कोट। तो सुबह के टाइम उसने जो मॉर्निंग कोट एक पहना हुआ है, मॉर्निंग कोट यानी सुबह के टाइम पहने वाला ब्लैक कलर का जो कोट पहना है, उसके अंदर वो इतना कोई ख़ास मतलब इम्प्रेसिव नहीं लग रहा, इतना कोई हाई फाई नहीं लग रहा। एंड इज थिन स्टैगली बियर्ड, थिन का मतलब है पतली, स्टैगली का मतलब बिखरी हुई बियर्ड यानी दाढ़ी, और उसकी जो बिखरी हुई पतली दाढ़ी है ना गोइंग ग्रे, वो अब जो है ना वो मतलब सफ़ेद हो रही है। अब ग्रे जो होता है ना, ग्रे कौन सा कलर होता है, आपने देखा होगा कुछ लोगों के बाल जो होते हैं बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, मतलब बूढ़े लोग जो होते हैं उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद होते हैं। कुछ होते हैं जिनके मतलब हल्के हल्के सफ़ेद भी होते हैं, हल्के हल्के ब्लैक भी होते हैं, तो वो जो ब्लैक और सफ़ेद मिक्स होते हैं ना बाल, उनको कहते हैं ग्रे। तो उसकी दाढ़ी भी इस तरह से थी। डज नॉट हाइड अ चिन ऑफ एनी ग्रेट पावर,
और यानी उसकी वो जो दाढ़ी थी ना, बिखरी हुई पतली दाढ़ी थी, उस दाढ़ी के अंदर जो ठोड़ी थी ना, चिन यानी जो ठोड़ी थी, वो किसी ऐसे आदमी की बिल्कुल भी नहीं थी जो कि ग्रेट पावर वाला आदमी हो। यानी यहाँ पे सिंपली इस लाइन का मतलब ये है कि उस बंदे को यानी जेम्स को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि इस बंदे की कोई पर्सनैलिटी होगी, मतलब एक आम सा बंदा था वो, बट ही हैज़ अ स्वेरिटी। लेकिन उसके पास क्या चीज़ थी? स्वेरिटी। स्वेरिटी का मतलब है सख्ती, यानी उसके अंदर एक रूडनेस थी, एक गुस्सा था, विच पासिस फॉर स्ट्रेंथ विद द वीक। और गुस्सा जो होता है ना, जो सख्ती होती है, एक आदमी जो होता है ना, अगर वो मिजाज का सख्त है लेकिन वो वीक है, तो फिर भी वो उसकी स्ट्रेंथ होती है। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर एक आदमी जो है ना, वो दिखने में बिल्कुल भी मतलब इम्प्रेसिव नहीं है, मतलब वीक सा है, लेकिन वो गुस्सा करता है, गुस्सा करना जानता है, तो ये उस आदमी की स्ट्रेंथ है, अगरचे वो वीक भी है तो। अच्छा, जेम्स जो होता है ना, वो आते ही कहता है, फिलिप डाउन येट, यानी फिलिप नीचे आया कि नहीं अभी तक? तो एमिली कहती है, ही इज जस्ट हैविंग हिज ब्रेकफास्ट, यानी वो नीचे आ गया है और अपना जो नाश्ता है ना वो कर रहा है। तो जेम्स कहता है, लुकिंग एट हिज वॉच, वो अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, 10 o'clock, यानी 10 बज गए हैं, स्नैपिंग इट शट एंड पुटिंग इट बैक। तो अपनी घड़ी जो होती है ना, उसको पहले उसने खोला, उसके ऊपर टाइम देखा, फिर उसको अंगूठे के साथ मतलब बंद किया और उसको अपनी पॉकेट में वापस डाल लिया। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी घड़ी है जिसको पहले खोला बंद किया। तो पुराने टाइमों के अंदर ना, मतलब वर्ल्ड वार 1 और 2 के बाद का, क्योंकि ये जो प्ले है उस टाइम का प्ले है, तो उस टाइम वो वाली घड़ियां होती थी जिनको मतलब पहले खोलते थे, उसमें टाइम देखते थे, फिर ऊपर से ढक्कन बंद कर देते थे, तो वो वाली घड़ी है। तो उसको खोला, टाइम देखा, बंद करके वापस पॉकेट में रख लिया, फिर कहता है 10 o'clock, यानी 10 बज गए हैं। आई से 10 o'clock एमिली, यानी एमिली मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि 10 बज गए हैं, और वो भी नाश्ता कर रहा है। तो एमिली कहती है, यस डियर आई हेयर्ड यू, यानी हाँ हाँ डियर, मैंने सुन लिया, वेरी न्यू मैं। मतलब इनकी नेचर ऐसे है कि जो जेम्स है ना, वो थोड़ा सा मतलब रूड है, गुस्से वाला है, एमिली जो है वो थोड़ी सी चिल है। तो जेम्स जो है ना, वो कहता है, यू डोंट से एनीथिंग, यानी तुमने कोई बात नहीं की, यानी मैंने तुमसे कोई बात कर रहा हूँ कि 10 बज गए हैं, और जेम्स जो है वो, ओ सॉरी, फिलिप जो है वो अब नाश्ता कर रहा है, और तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, तो इसलिए मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ। तो एमिली आगे से ना वेगली, यानी वो बड़ी हल्की आवाज़ के अंदर कहती है, आई एक्सपेक्ट ही इज टायर्ड आफ्टर दैट लॉन्ग वॉक। तो एमिली कहती है कि मैंने तुम्हारी बात का इसलिए जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं समझती हूँ कि वो 10 बजे नाश्ता इसलिए कर रहा है क्योंकि इतना टाइम उसने वॉर में गुजारा है, जंग में गुजारा है, तो इसलिए वो थक गया है, और इसलिए सुबह वो जल्दी नहीं उठा, इसलिए वो 10 बजे नाश्ता कर रहा है। तो जेम्स आगे से कहता है, दैट्स नो एक्सक्यूज फॉर नॉट बीइंग पंक्चुअल। तो जेम्स कहता है कि ये तो पंक्चुअल ना होने के लिए कोई भी बहाना नहीं है। आई सपोज ही लर्न पंक्चुअलिटी इन द आर्मी, मुझे तो लगता था कि उसने आर्मी में पाबंदी जो है, वक्त की पाबंदी जो है वो सीख ली होगी। तो एमिली आगे से कहती है, आई एक्सपेक्ट ही लर्न इट, यानी मुझे भी उम्मीद है कि उसने ये चीज़ सीख ली थी जेम्स, बट लेकिन आई अंडरस्टूड हिम, लेकिन जहाँ तक मुझे उसकी समझ आई है वो ये है कि टू से दैट ही हैड फॉरगॉटन इट, कि वो भूल गया होगा, यानी उसने ये बात सीखी तो होगी लेकिन वो सुबह सुबह भूल गया होगा कि सुबह 8 बजे नाश्ता होता है, इसलिए वो 10 बजे कर रहा है। तो जेम्स आगे से कहता है, देन द सूनर ही लर्न्स इट अगेन द बेटर, तो जितनी जल्दी वो ये बात समझ ले कि 8 बजे नाश्ता करना है, उतना जल्दी ही उसके लिए ठीक होगा। ये यहाँ पे जेम्स फिलिप के लिए कह रहा है, किससे? एमिली से। आई पार्टिकुलरली स्टेड अवे फ्रॉम द ऑफिस टुडे, यानी आज मैं खास तौर पर ना ऑफिस से मैंने छुट्टी ली है, इन ऑर्डर, ताकि टू टॉक थिंग्स ओवर विद हिम, ताकि मैं उसके साथ कुछ बातें कर सकूं, एंड और लुकिंग एट हिज वॉच, फिर से वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है और कहता है, हियर्स 10 o'clock, और यहाँ पर तो 10 बज गए हैं, पास 10, यानी 10 बज के 10 मिनट हो गए हैं, एंड नो साइन ऑफ हिम, और उस वो तो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पे वो कहता है कि आज मैंने ख़ास तौर पर ना फिलिप से बात करने के लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी ली, और यहाँ पे घड़ी पर 10 बज गए हैं, 10 बज के 10 मिनट हो गए हैं, और उसका मुझे यहाँ पे कोई भी निशान नहीं नज़र आ रहा। आई एम प्रैक्टिकली थ्रोइंग अवे अ डे, मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि मैं अपना दिन जो है ना वो ज़ाया कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली थ्रोइंग का मतलब है कि यानी क्योंकि मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि जिससे मिलने के लिए, जिससे बात करने के लिए मैंने छुट्टी की, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए प्रैक्टिकली मैं अपना दिन ज़ाया कर रहा हूँ। तो एमिली जो है ना वो कहती है, व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक टू हिम अबाउट, यानी तुम किस बारे में उससे बात करने जा रहे हो? तो जेम्स आगे से कहता है, हिज फ्यूचर नेचुरली, यानी जाहिर सी बात है मैं उसके मुस्तकबिल के बारे में बात करूंगा। आई हैव डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग ही कैन डू इज़ टू कम इन टू द बिजनेस एट वंस, यानी मैंने ये फैसला किया है, या मैं ये फैसला कर चुका हूँ कि सबसे बेहतर चीज़ जो कि फ़िलिप के लिए इस टाइम होगी ना, वो ये होगी कि वो जल्दी से हमारे बिजनेस के अंदर आ जाए, यानी मेरा हाथ बटाए और हमारा बिजनेस जो है वो ज्वाइन कर ले। तो एमिली आगे से कहती है, आर यू रियली गोइंग टू टॉक इट
ओवर विद हिम जेम्स, यानी जेम्स क्या तुम सच में इसी बारे में उसके साथ बात करने जा रहे हो, और आर यू जस्ट गोइंग टू टेल हिम दैट ही मस्ट कम, या फिर तुम उसे जाकर एक सजेशन दोगे कि उसे मतलब ज़रूर आना चाहिए इस बिज़नेस के अंदर। तो जेम्स आगे से ना सरप्राइज्ड यानी थोड़ा सा चौंकते हुए कहता है, व्हाट डू यू मीन, यानी तुम्हारा क्या मतलब है, व्हाट्स द डिफरेंस, यानी इसमें डिफरेंस ही क्या है, यानी अगर मैं उसे सजेशन दूं या फिर डायरेक्टली मैं उसे कहूं, बात तो एक ही है। नेचुरली वी शैल टॉक इट ओवर फर्स्ट, यानी सीधी सीधी बात तो यह है कि मतलब हम पहले इस बारे में बात करेंगे एंड नेचुरली ही विल फॉल इन विद माई विशेस, और फिर बाद में जाहिर सी बात है कि वो मतलब मेरी बात मान जाएगा। फॉल इन विद माई विशेस का मतलब है कि मेरी बात मान जाएगा। तो एमिली कहती है, आई सपोज ही कैन हार्डली हेल्प हिमसेल्फ, पुअर बॉय। तो एमिली कहती है कि मुझे तो लगता है कि वो बेचारा तो अभी अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता, तो वो बिजनेस में क्या आएगा। तो जेम्स आगे से कहता है, नॉट अंटिल ही इज 25। जेम्स कहता है कि जब तक वो 25 साल का नहीं हो जाता ना, तब तक वो मतलब खुद का ध्यान नहीं रख सकता। When he is 25, यानी जब वो 25 साल का हो जाएगा, he can have his own money, तो तब उसके पास उसके पैसे आ जाएंगे and do what he likes with it, और फिर वो उन पैसों के साथ जो भी करना चाहे वो कर सकता है। यानी एमिली ने यहाँ पे कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो बेचारा जो है वो अपनी मदद भी कर सकता है। तो वो इसी सेंस में था कि मतलब अभी वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हुआ, या अभी वो खुद को मैनेज नहीं कर सकता और तुम उसको बिजनेस में ला रहे हो। तो उसी बात का यहाँ पे जेम्स ने जवाब दिया। तो एमिली आगे से कहती है टिमिडली, यानी बड़े धीमी आवाज़ के अंदर कहती है, बट आई थिंक यू ऑट टू कंसल्ट हिम अ लिटिल डियर। तो एमिली कहती है कि मुझे लगता है कि जेम्स तुम्हें ना पहले उसके साथ मशवरा कर लेना चाहिए, यानी डायरेक्टली उससे ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे इस बिज़नेस के अंदर आ जाओ, बल्कि तुम्हें उससे पहले मशवरा करना चाहिए। आफ्टर ऑल यानी जाहिर सी बात है, ही हैज़ बीन फाइटिंग फॉर अस, यानी 4 साल वो हमारे लिए वहाँ पर जमी के अंदर मतलब उसने जंग की है, या जंग के अंदर वो रहा है हमारे लिए, इसलिए तुम्हें उसे डायरेक्टली नहीं कहना चाहिए कि हमारे बिजनेस में आ जाओ, बल्कि पहले मशवरा उससे लेना चाहिए, यानी कंसल्ट करना चाहिए। तो जेम्स जो होता है ना, विद हिज बैक टू द फायर, अब आग जो है ना उसके पीछे जल रही है और वो आग के सामने खड़ा हुआ है। तो अब वो उससे बात कर रहा है एमिली से। वो कहता है, नाउ दैट्स अ सॉर्ट ऑफ सिली सेंटिमेंट दैट देयर्स बीन मच टू मच ऑफ। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो मच 2 बार यूज़ हुआ है ना, ये एग्जैजरेशन के लिए होता है, एम्फेसिस के लिए, किसी चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करने के लिए राइटर जो होते हैं ना वो यूज़ करते हैं, क्योंकि राइटर जो होते हैं उनके पास ये लिबर्टी होती है कि वो रूल्स को ना मतलब ना भी फॉलो करें तो चलेगा। अब एमिली जो है ना वो जेम्स को समझाने की कोशिश कर रही है कि बच्चे के साथ मतलब थोड़ी सी सख्ती ना बरतो, वो अभी मतलब जंग से आया है, तो पहले उसके साथ मशवरा कर लो, फिर उसको बिजनेस में आने का कहना। तो जेम्स कहता है कि यही वो पागलों वाले जज्बात हैं जो कि बहुत ज्यादा तादाद के अंदर मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूँ। आई ऑब्जेक्ट टू इट स्ट्रांगली, यानी तुम्हारे ये जो सिली सेंटिमेंट्स है ना, पागलों वाले जो जज्बात हैं, मैं इनका एतराज़ करता हूँ। मैं स्ट्रांगली यानी मैं इनको स्ट्रांगली रिब्यूक करता हूँ या इनका एतराज़ करता हूँ। आई डोंट वांट टू बूस्ट, यानी मैं शेखी नहीं बिखेरना चाहता, बट लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि आई मे क्लेम टू हैव डन माई शेयर, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपना हिस्सा जो जो मैं कर सकता था ना, उसका फादर उसका गार्डियन होने के नाते, उसका अंकल होने के नाते वो मैंने किया है। आई गेव अप माई नेफ्यू टू माई कंट्री, मैंने अपने भतीजे को अपने मुल्क को दे दिया। एंड आई सफ़र फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ पोटैटोज टू एन एक्सटेंट दैट यू प्रोबेबली डिडंट रियलाइज, और उसके अलावा मुझे जो मतलब आलू थे ना उनकी इतनी ज़्यादा कमी हुई ना, इतनी ज़्यादा कमी का सामना करना पड़ा कि तुम सोच भी नहीं सकती। यानी यहाँ पे वो 2 बातें कर रहा है। पहली बात वो कहता है कि मतलब मैंने अपना जो भतीजा था वो अपने कंट्री को दे दिया लड़ाई के लिए, मतलब ये भी मैंने अपना शेयर दिया, ये भी मैंने अपना हिस्सा डाला, और उसके बाद जितना ज़्यादा पोटैटोज़ की शॉर्टेज का सामना मुझे करना पड़ा ना, तुम मतलब तुम रियलाइज़ भी नहीं कर सकती, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मुझे कितने ज़्यादा आलू जो है ना उनकी शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। अच्छा, इंडीड यानी हकीकत के अंदर, इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर योर फॉर्चुनेट डिस्कवरी अबाउट दैट टाइम, यानी हकीकत के अंदर ना अगर तुम्हारी उस डिस्कवरी यानी तुम्हारी उस दरियाफ्त के बारे में, कौन सी फॉर्चुनेट यानी खुशकिस्मत दरियाफ्त के बारे में उस टाइम हमें ना पता चलता ना, कौन सी दरियाफ्त, दैट के यू डिड नॉट रियली लाइक पोटैटोज, कि तुम्हें हकीकत के अंदर आलू पसंद ही नहीं है। आई डोंट नो हाउ वी शुड हैव कैरीड ऑन, तो मुझे नहीं पता था कि हमने आलूओं के बगैर कैसे गुजारा करना था। यानी यहाँ पे ओवरऑल वो बात ये कर रहा है कि इस टाइम के अंदर ना मैंने ना आलूओं की काफ़ी शॉर्टेज का सामना किया है, और इसको मैंने फेस इसीलिए किया है क्योंकि हमें ना तुम्हारी जो खुशकिस्मत
जो दरियाफ्त थी उसके बारे में पता चला। यानी यहाँ पे फॉर्चुनेट डिस्कवरी यही है कि एमिली जो है उसको पोटैटोज़ नहीं पसंद, तो वो कह रहा है कि ये बहुत खुशकिस्मत बात है मेरे लिए या हमारे लिए कि तुम्हें पोटैटोज़ नहीं पसंद, इसलिए हमारा गुजारा हो गया जब हमारे पास आलू नहीं थे। अगर तुम्हें पसंद होते और हमारे पास आलू नहीं थे तो सोचो हमने कैसे गुजारा करना था। समझ आ रही है ना बात? ये वो यहाँ पे कह रही है, ओ कह रहा है सॉरी। एंड एज आई थिंक आई हैव टोल्ड यू बिफोर, द एक्सेस प्रॉफिट्स टैक्स seem to me a singularly stupid piece of legislation। फिर उसके साथ कहता है कि उसके अलावा मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें इस बारे में पहले भी बताया था कि जो आर्मी को मुझे अपना बहुत ज़्यादा मुनाफे के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है, ये भी मुझे आर्मी का एक बेवकूफ़ों वाला कानून लग रहा है। ये बात भी मैंने तुम्हें पहले बताई है, बट लेकिन आई पेड इट, लेकिन फिर भी मैंने वो अदा किया। एंड आई डोंट गो बूस्टिंग अबाउट हाउ मच आई पेड। और अब मैं इस बारे में और ज़्यादा अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहता या शेखी नहीं बिखेरना चाहता कि मैंने कितना ज़्यादा टैक्स जो है वो पे किया है। यानी इस पूरे पैराग्राफ के अंदर ओवरऑल जो जेम्स है ना, वो अपनी कुर्बानियों के बारे में बता रहा है कि तुम कह रही हो ना कि वो जो है मतलब मुल्क के लिए लड़ा है, तो मैंने भी कोई कम कुर्बानियाँ नहीं दी। मतलब मैंने भी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है। मैंने तो अपना एक भतीजा पूरा मुल्क को दे दिया, उसके अलावा पोटैटोज़ की शॉर्टेज का सामना किया, उसके अलावा आर्मी जो है, जो उसने मेरे ऊपर इतने ज़्यादा टैक्स लगाए उनका मैंने सामना किया। और उन टैक्सेस को मैं एक उनकी एक ख़ास तौर पर ना एक बेवकूफ़ी समझता हूँ। और कितना ज़्यादा मैंने टैक्स पे किया या कितने पैसे अदा किए वो मैं नहीं बताना चाहता। तो ये सारी वो बातें करता है। तो एमिली जो है ना अनकन्विंस्ड, उसको ना उसके ऊपर ना इन बातों का कोई भी असर नहीं होता। वो कहती है, well, I think that Philip's 4 years out there have made him more of a man। तो फिर ना एमिली कहती है कि मुझे लगता है कि फिलिप ने जो 4 साल जंग में गुजारे हैं ना, तो इन 4 सालों ने ना उसे एक आदमी यानी मर्द बना दिया है। यानी अब वो बच्चा नहीं रहा। He doesn't seem somehow like a boy who can be told what to do। यानी वो अब एक ऐसा बच्चा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसको तुम बताओ कि उसने आगे क्या करना है। आई एम श्योर दे हैव टॉट हिम समथिंग। यानी मुझे उम्मीद है कि आर्मी वालों ने ना उसे कुछ ना कुछ तो सिखाया है। यानी वो आर्मी से कुछ ना कुछ सीख के आया है। तो जेम्स जो है ना वो कहता है, आई हैव नो डाउट दैट दे हैव टॉट हिम समथिंग अबाउट। यानी इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है कि आर्मी वालों ने उसे कुछ ना कुछ सिखाया है। बॉम्ब्स एंड यानी हाँ, और वो जो कुछ भी उन्होंने सिखाया है उसके अंदर बॉम्ब्स की बातें हैं। एंड विच एंड अ रिवॉल्वर गोज ऑफ, और कहाँ से रिवॉल्वर जो है वो शूट होता है। गोज ऑफ का मतलब है शूट करना, यानी कहाँ से रिवॉल्वर चलता है ये उन्होंने उसको सिखाया है। बॉम्ब्स कैसे चलाते हैं ये उन्होंने उसे सिखाया है। एंड हाउ टू फॉर्म फोर्स, और किस तरह से फोर का जो ग्रुप है वो बनाते हैं आर्मी के अंदर, वो उन्होंने उसे सिखाया है। ये सारी बातें आर्मी वालों ने उसे सिखाई हैं। बट लेकिन आई डोंट सी दैट सॉर्ट ऑफ थिंग हेल्प्स हिम टू डिसाइड अपॉन द मोस्ट सूटेबल करियर फॉर अ यंग मैन इन आफ्टर वॉर कंडीशंस। कहता है लेकिन आई डोंट सी, यानी मुझे नहीं लगता कि दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, कि इस तरह की चीज़ें, कौन सी चीज़ें, कि बॉम्ब कैसे मतलब चलाते हैं, रिवॉल्वर कैसे चलाते हैं, और आर्मी के अंदर मतलब फोर का जो ग्रुप होता है वो कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों ने या ये सारी चीज़ें जो है ये मदद करेंगी किसकी, फिलिप की, टू डिसाइड, कि वो फैसला कर सके अपॉन द मोस्ट सुटेबल करियर, कि फिलिप जैसा जो नौजवान आदमी है उसको जंग के बाद कौन सा पेशा, कौन सा प्रोफेशन, कौन सा करियर चूज करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें ना उसको ये चीज़ डिसाइड करने के लिए मदद करेंगी। ये यहाँ पे वो कह रहा है। तो एमिली आगे से कहती है, वेल आई कैन ओनली से यू विल फाइंड हिम डिफरेंट। यानी एमिली जो कहती है कि मैं बस यही कह सकती हूँ कि तुम्हें ना वो फिलिप जो है वो अब वैसा फिलिप नज़र नहीं आएगा, या तुम अब उसको ऑब्जर्व करके देख लेना, वो टोटली डिफरेंट है फिलिप। तो जेम्स जो है ना वो कहता है, आई डिडंट नोटिस एनी पर्टिकुलर डिफरेंस लास्ट नाइट। यानी मैं लास्ट नाइट भी फिलिप से मिला था, मैंने तो कोई ख़ास जो डिफरेंस है ना, जो तब्दीली है वो उसके अंदर नहीं देखी। तो एमिली कहती है, आई थिंक यू विल फाइंड हिम रादर मोर, आई कांट क्वाइट थिंक ऑफ द वर्ड, बट मिसेस हिगन्स कुड टेल यू व्हाट आई मीन। अच्छा, एमिली जो है ना वो फिर कहती है कि मुझे लगता है कि तुम ना उसे बहुत ज़्यादा पाओगे, क्या पाओगे। अब मुझे मतलब वो कहती है कि अब ना मुझे कोई लफ्ज़ नहीं समझ आ रहा कि मैं कौन सा वो वर्ड यूज़ करूं, बट लेकिन मिसेस हिगन्स जो है ना, मतलब हमारी कुक जो है, वो तुम्हें बताएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब यहाँ पे वो ना रिलेट कर रही है उस इवेंट को, कि अभी अभी उसने जो देखा कि फिलिप ने किस तरह से मिसेस हिगन्स के साथ डील किया, किस तरह से उसको मैनेज किया, कि मतलब वो शानी बन रही थी और उसको उसके मुंह पे मतलब नोटिस फेंक के मारा कि अभी जाओ यहाँ से, तो किस तरह से वो सीधी होगी। तो ये जो एक इवेंट हुआ ना एमिली के सामने फिलिप के थ्रू,
तो वो इवेंट जो है ना वो अब उसके माइंड में चल रहा है और वो जेम्स को समझाने की कोशिश कर रही है कि तुम ना उसे अब थोड़ा सा अलग पाओगे। यानी वो कह रही है कि मुझे वर्ड नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ कि वो किस तरह से मतलब चेंज हो गया है फिलिप। तो कहती है कि मिसेस हिगिंस जो है ना वो तुम्हें बताएगी कि वो किस तरह से चेंज हो गया या मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे। यानी मिसेस हिगिंस तुम्हें सही बता पाएगी। तो जेम्स जो है ना वो कहता है ऑफ कोर्स, यानी यकीनन, इफ़ ही लाइक्स टू अर्न हिज लिविंग एनी अदर वे ही मे। यानी यकीनन अगर फिलिप जो है वो हमारे जैम वाले बिजनेस में नहीं आना चाहता और किसी और तरह से अपना मतलब रोजगार चलाना चाहता है, ही में वो कर सकता है ये काम, बट लेकिन आई डोंट सी हाउ ही प्रपोजेस टू डू इट। लेकिन मुझे नहीं पता वो ये काम कैसे करेगा। सो लॉन्ग, ज़्यादा देर तक, एज आई होल्ड द पर्स स्ट्रिंग्स, जब तक उसके पैसे जो हैं वो मेरे पास हैं, मुझे नहीं पता कि वो अपनी पसंद का काम कैसे कर पाएगा इतनी देर। ये यहाँ पे वो कह रहा है। अच्छा, लुकिंग एट हिज वॉच, फिर से वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है और कहता है परहैप्स यू वुड बेटर टेल हिम दैट आई कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर। फिर वो एमिली से कहता है कि शायद तुम्हें ना फिलिप से कह देना चाहिए कि मैं उसका ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करूंगा, अब वो आ जाए इधर। तो एमिली ओपन्स द डोर लीडिंग इनटू द डाइनिंग रूम। तो डाइनिंग रूम की तरफ जो दरवाज़ा होता है ना उसको वो खोलती है एमिली एंड टॉक्स थ्रू इट टू फिलिप। तो उस दरवाजे से ना वो फिलिप से बात करती है। वो कहती है, एमिली कहती है, फिलिप योर अंकल इज वेटिंग टू सी यू बिफोर ही गोज टू द ऑफिस। यानी कहती है कि फिलिप तुम्हारे अंकल जो है ना वो ऑफिस जाने से पहले तुमसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। विल यू बी लॉन्ग डियर, यानी क्या तुम्हें ज्यादा देर लगेगी यहाँ पर फिलिप। तो फिलिप जो होता है ना फ्रॉम द डाइनिंग रूम वो कहता है इज इन अ हरी, यानी आंट, क्या अंकल जेम्स जो है वो जल्दी में है। तो जेम्स जो है ना शॉर्टली वो बड़ी जल्दी से कहता है यस, हाँ मैं जल्दी में हूँ। तो एमिली जो होती है ना वो कहती है ही सेज ही इज रादर डियर। यानी अब यहाँ पे रादर जो है ना कुछ लोग जो है ना वो समझते हैं, या ऑब्वियस सी बात है कि हमने एक ही मीनिंग पढ़ा है इसका, तो दूसरा मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। रादर जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है की बजाय, यानी जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का या कंपेयर कर रहे होते हैं, दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन रादर जो होता है इसका मतलब कम भी होता है। यानी जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ ना ये वर्ड ही इज़ रादर, यानी इसका मतलब ये है कि हाँ ही सेज, यानी तुम्हारे अंकल कह रहे हैं ही इज़ रादर, यानी वो बहुत कम टाइम यहाँ पे रुकेंगे, यानी वो बहुत जल्दी के अंदर है डियर, और वो यहाँ से जा रहे हैं तो इसलिए आके एक बार उनसे मिल लो। तो फिलिप जो होता है ना वो कहता है कुड नॉट ही कम एंड टॉक इन हियर, यानी आंट एमिली क्या अंकल जेम्स जो है वो यहाँ पर यानी डाइनिंग रूम में यहाँ पर नहीं आ सकते और मुझसे बात नहीं कर सकते। इट वुडंट इंटरफेयर विद माई ब्रेकफास्ट, क्योंकि इससे ऐसा होगा कि इससे मेरा जो नाश्ता है ना उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी, यानी मैं सुकून से नाश्ता कर पाऊंगा अगर वो यहाँ पर आकर मुझसे बात कर ले। तो जेम्स कहता है नो, मैं नहीं जा रहा वहाँ पे, उसको खुद आना है यहाँ पे आके मुझसे बात करे। तो एमिली जो होती है कहती है ही सेज ही वुड रादर यू केम टू हिम डार्लिंग, यानी फिलिप डार्लिंग तुम्हारे अंकल जो है ना वो कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर, यानी बजाय इसके कि वो आए तुम यहाँ पर आओ इनके पास। तो अच्छा, तो फिलिप जो होता है ना रिजाइंड, तो वो अपनी मतलब वो ख्वाहिश छोड़ देता है कि जेम्स यहाँ पे आए। वो कहता है ओह वेल ठीक है, चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो एमिली जो होती है ना टू जेम्स, फिर वो जेम्स से कहती है ही विल बी हियर डायरेक्टली डियर, यानी जेम्स डियर वो जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। फिलिप जस्ट सिट डाउन इन फ्रंट ऑफ द फायर, यानी तुम ऐसा करो कि बस यहाँ पे आग के पास बैठ जाओ एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल विद द पेपर, और ये पेपर पकड़ो और आराम से यहाँ पे अपने आप को सुकून के साथ बिठा लो। ही वॉन्ट कीप यू लॉन्ग, यानी वो फिलिप जो है ना वो तुम्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाएगा। शी अरेंजेस हिम, अरेंजेस हिम का मतलब है कि यानी वो उसको वहाँ पे जगह बैठने के लिए ना जगह बना के देती है, पेपर वगैरह उसका अरेंज करती है और जो चेयर है ना वो उसकी अरेंज करके देती है उसको। तो जेम्स जो होता है ना टेकिंग द पेपर, वो अखबार उठाता है और कहता है द मॉर्निंग इज नॉट द टाइम टू मेक वन सेल्फ कम्फर्टेबल, यानी ये बड़ी कमाल की उसने यहाँ पे बात की है कि सुबह का जो टाइम होता है ना, सुबह का एक ऐसा टाइम होता है कि जब आदमी को ना काम करना चाहिए, सुकून नहीं करना चाहिए। यानी सुबह के टाइम तो आदमी के अंदर फुल एनर्जी होती है, उसको काम करना चाहिए, खुद को कंफर्टेबल करके नहीं बिठाना चाहिए। इट्स द मोस्ट डेंजरस हैबिट। और जो लोग ऐसा करते हैं ना कि कोई काम करने के बजाय सुकून करते हैं सुबह के टाइम, तो ये एक बहुत ही बुरी आदत होती है। I nearly found myself dropping off in front of the fire just now। फिर कहता है कि अब आग के सामने बैठा हुआ ना मैं जो हूँ वो खुद को नींद में जाता हुआ
पा रहा हूँ, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है आग के सामने बैठे हुए। आई डोंट लाइक दिस हैंगिंग अबाउट, और इसीलिए मुझे यहाँ पर आग के पास इस तरह से बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वेस्टिंग द डे, और इस तरह से बैठकर दिन ज़ाया करना। ही ओपन्स द पेपर, फिर वो उस अखबार को ओपन करता है। तो एमिली जो होती है वो कहती है यू शुड हैव हैड अ नाइस स्लीप, यानी कल रात ना जेम्स तुम्हें अच्छी नींद लेनी चाहिए थी। वाइल यू कुड, यानी जेम्स तुम कल रात अच्छी नींद ले सकते थे, लेकिन तुमने नहीं ली, मतलब तुम्हारे पास मौका था। अच्छा, वी वर अप सो लेट लास्ट नाइट लिसनिंग टू फिलिप स्टोरीज। अच्छा, कल रात हम फिलिप की ना कहानियां सुनते हुए हमें देर हो गई, इसलिए तुम नींद नहीं ले सके, इसलिए तुम्हें यहाँ पर मतलब नींद आ रही है आग के सामने। तो जेम्स जो होता है ना कहता है यस यस, हाँ हाँ ठीक है, मुझे बस सिखाओ। ही बिगिंस अ यॉन, फिर वो जमाई लेता है, जिस तरह से नींद से पहले आती है ना जमाइयाँ। एंड स्टिफल्स इट हर्डली, और जल्दी से जैसे उसको जमाई आती है ना तो वो जल्दी से अपने आप को मैनेज करता है कि मतलब मुझे सोना नहीं है। और कहता है यू मस्ट नॉट निग्लेक्ट योर ड्यूटीज एमिली। फिर कहता है एमिली, तुम्हें अपनी जो मतलब जिम्मेदारियां हैं ना उनको निग्लेक्ट यानी उनको झुटलाना नहीं चाहिए, यानी उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आई हैव नो डाउट यू हैव प्लेंटी टू डू, यानी मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत काम करने को है। यानी अब यहाँ पे इनडायरेक्टली उसे कह रहा है कि जाओ तुम अपना काम करो, मैं संभाल लूंगा फिलिप को। तो एमिली जो होती है वो कहती है ऑल राइट जेम्स, ठीक है जेम्स, देन आई लीव यू, मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, बट लेकिन डोंट बी हार्ड ऑन द बॉय, यानी बच्चे के साथ सख्ती से पेश मत आना। हार्ड ऑन बॉय का मतलब है कि ये यानी उसको फोर्स मत करना बिजनेस में आने के लिए। तो जेम्स जो होता है ना स्लीपीली, यानी अब उसको नींद आ रही है तो वो थोड़ा हल्का हल्का नींद में कहता है आई शैल बी जस्ट एमिली, यू कैन रिलाई अपॉन दैट, यानी एमिली मैं उसके साथ अच्छा मतलब बिहेवियर करूंगा, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो। तो एमिली जो होती है ना वो गोइंग टू द डोर, वो दरवाजे की तरफ जा रही होती है और कहती है आई डोंट थिंक दैट्स क्वाइट व्हाट आई मीन, यानी वो जाते जाते कहती है कि तुम जानते हो जेम्स मेरा क्या मतलब था जब मैंने तुम्हें कहा कि बच्चे के साथ अच्छे से पेश आना। अच्छा, शी गोज आउट, ये कहने के बाद वो वहां से चली गई। तो अब क्या हो रहा है कि जेम्स जो है ना हु इज नाउ क्वाइट कंफर्टेबल, जो कि अब बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होके बैठ गया चेयर के ऊपर, आग सामने जल रही है, पेपर उसके सामने है, और रात उसने नींद नहीं ली अच्छी, तो अब उसको ऑब्वियसली बात है नींद आएगी। बिगिंस टू नॉड, तो अब वो ना मतलब उसको नींद आना शुरू हो जाती है। ही वेक्स अप विद अ स्टार्ट, तो वो अचानक मतलब ऐसे उठता है, टर्न्स ओवर द पेपर, वो जो न्यूज़पेपर होता है उसके पास, उसको मतलब उसके जो पन्ने होते हैं उस उनको पलटता है, एंड नोड्स अगेन, और फिर से मतलब उसको नींद आना शुरू हो जाती है। सून ही इज ब्रीथिंग डीपली विद क्लोज्ड आइज, बहुत जल्द क्या होता है कि उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो नींद के अंदर तेज तेज सांस ले रहा होता है, जिस तरह से एक बंदा मतलब गहरी नींद के अंदर होता है ना, मतलब बहुत जल्दी वो गहरी नींद में चला जाता है। फिलिप जो होता है ना कमिंग इन, वो वहां पे आता है और अंकल से कहता है सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग, यानी अंकल मुझे माफ करना मैंने आपको इंतजार करवाया, बट लेकिन आई वॉज अ बिट लेट फॉर ब्रेकफास्ट, यानी मैं थोड़ा सा नाश्ते के लिए लेट हो गया था। ही टेक्स आउट हिज पाइप, ये कहने के बाद ना फिलिप जो होता है वो अपनी सिगार जो होता है मतलब एक टाइप की जो सिगरेट होती है वो निकालता है और कहता है आर वी गोइंग टू टॉक बिजनेस और व्हाट, यानी अंकल जेम्स हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं, बिजनेस के बारे में या फिर किसी और चीज़ के बारे में। तो जेम्स जो होता है ना टेकिंग आउट हिज वॉच, तो जेम्स जो होता है वो अपनी घड़ी निकालता है और कहता है अ बिट लेट, यानी हाँ हाँ फिलिप तुम थोड़ा सा लेट हो गए हो, आई मेक इट जस्ट 2 आवर्स, और अगर मैं ओवरऑल काउंट करूं तो तुम पूरे 2 घंटे लेट हो उसके लिए, किसके लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। अब यहाँ पे ना कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऊपर मैंने आपको बताया कि जेम्स जो था वो तो बहुत गहरी नींद के अंदर था, और उसके बाद यहाँ पे फिलिप आया और उसने उससे बातें करना शुरू कर दी, और जेम्स जो है वो भी यहाँ पे उसकी बातों का जवाब दे रहा है। तो जेम्स नींद से कब उठा, तो ये चीज़ जो है ना ये राइटर ने यहाँ पे हमें नहीं बताई डिस्क्रिप्शन के अंदर, और इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसका रीज़न ये हो सकता है कि राइटर जो है ना वो यहाँ पे जेम्स और फिलिप की जो बातें हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाह रहा है, बजाय इसके कि जेम्स जो है उसकी मतलब थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन बताए कि वो कब सो रहा है और कब उठ रहा है। तो इसका ये एक रीज़न है, ठीक है। तो फिलिप जो होता है ना वो प्लेजेंटली यानी वो बड़े प्यार से कहता है ऑल राइट अंकल जेम्स, ठीक है अंकल जेम्स मैं समझ गया, मतलब मैं 2 घंटे लेट हूँ, मैं समझ गया। कॉल इट 2 आवर्स लेट, यानी आप इसे 2 घंटे मेरा लेट होना भी कह सकते हैं, और या फिर 22 आवर्स अर्ली फॉर टुमारोज ब्रेकफास्ट इफ़ यू लाइक, या फिर अगर आपको पसंद हो तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं कल वाले ब्रेकफास्ट के लिए 22 घंटे पहले उठ गया हूँ। मतलब अब यहाँ पे किस तरह से ना वो आयरॉनिकल स्टेटमेंट दे रहा है, वो कहता है कि अंकल जेम्स आप मुझे कह रहे हैं ना कि मैं आज के नाश्ते के लिए 2 घंटे लेट हूँ,
तो आप मुझे ये भी कह सकते हैं कि या तो मैं आज के नाश्ते के लिए 2 घंटे लेट हूँ, या फिर कल के नाश्ते के लिए मैं 22 घंटे पहले ही उठ गया हूँ। अच्छा, ही सिट्स डाउन इन अ चेयर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द टेबल फ्रॉम हिज अंकल। तो उसके अंकल के ऑपोजिट साइड यानी दूसरी तरफ जो टेबल पड़ा होता है ना, उस टेबल के साथ जो चेयर होती है उसके ऊपर वो बैठ जाता है एंड लाइट्स हिज पाइप। तो और अपनी ना वो मतलब सिगार जो होती है, सिगरेट, उसको वो जलाता है। तो जेम्स जो होता है वो कहता है, यू स्मोक नाउ, अब तुम मतलब बीड़ी भी पीने लगे हो, अब तुम मतलब सिगार भी पीने लगे हो। तो फिलिप जो होता है ना, स्टैगर्ड, वो मतलब लड़खड़ाते हुए कहता है, आई व्हाट, क्या क्या अंकल आपने क्या कहा, यानी क्या मैं क्या पीने लग गया। अब यहाँ पे पता नहीं वो एक्टिंग कर रहे हैं या सच में वो थोड़ा सा शॉक हो गया था। तो जेम्स जो होता है ना, नॉडिंग एट हिज पाइप। तो जेम्स जो होता है वो उसके पाइप की तरफ यानी फिलिप के पाइप की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यू स्मोक, यानी तुम स्मोक करते हो, यानी तुम सिगरेट पीते हो। तो फिलिप जो होता है ना वो कहता है, गुड हेवंस, यानी ऐ मेरे खुदा, व्हाट डू यू थिंक वी डिड इन फ्रांस, यानी मेरे अंकल आपको क्या लगता है कि हम लोग फ्रांस में जब जंग करने के लिए गए थे तो हम वहां पर क्या करते थे। जेम्स आगे से कहता है, बिफोर यू स्टार्ट स्मोकिंग ऑल ओवर द हाउस आई शुड हैव थॉट यू वुड हैव आस्क्ड योर आंट्स परमिशन। तो जेम्स कहता है कि इससे पहले कि तुम सारे घर में धुआं उड़ाते फिरो इस सिगार का, मुझे लगता है कि तुम्हें ना अपनी आंट से परमिशन ले लेनी चाहिए थी। अब यहाँ पे ये जो शुड हैव का वर्ड यूज होता है ना, साथ शुड हैव, यहाँ पे सीधा सीधा वो ये भी लिख सकता था कि आई थॉट यू वुड हैव आस्क्ड, लेकिन उसने लिखा है कि आई शुड हैव थॉट। आई शुड हैव थॉट का क्या मतलब होता है? शुड हैव जो है ये पास्ट टेंस को तो बताता है कि बात जो है वो पास्ट टेंस में हो रही है, लेकिन शुड जो होता है ना ये सर्टेनिटी को बताता है, मतलब अगले बंदे की क्लैरिटी को बताता है कि अगला बंदा जिस बारे में बात कर रहा है उसको इस बारे में प्रॉपर नॉलेज है या वो इस बात के ऊपर टोटली अग्री करता है। यानी जेम्स ने यहाँ पे कहा ना कि मुझे आई थॉट, यानी मैंने सोचा था कि शायद तुम्हें ना अपनी आंट से परमिशन ले लेनी चाहिए। तो ये एक ऐसी बात है जिसके ऊपर जेम्स जो है वो टोटली अग्री करता है कि हाँ ये 100% कन्फर्म है कि मैंने सोचा था, या मैं ये मानता हूँ, 100% मानता हूँ कि तुम्हें इजाज़त लेनी चाहिए थी अपनी आंट से, इसलिए, यानी उस सर्टेनिटी को, उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे शुड हैव यूज हुआ है। तो फिलिप जो होता है ना, लुक्स एट हिम इन अमेजमेंट। तो फिलिप जो होता है ना वो बड़े हैरान होकर ना अपने अंकल की तरफ देखता है एंड देन गोज टू द डोर, और फिर दरवाजे की तरफ जाता है। तो फिलिप जो होता है ना, कॉलिंग, यानी वो अपनी आंटी को बुलाता कहता है, ऑन्ट एमिली, ऑन्ट एमिली, डू यू माइंड माई स्मोकिंग हियर, यानी आंट एमिली क्या आपको इससे कोई एतराज है कि मैं यहाँ पर जो मतलब सिगार पी रहा हूँ। तो आंट एमिली आगे से कहती है, फ्रॉम अपस्टेयर्स, यानी वो सीढ़ियों पर होती है ऊपर। तो वो ऊपर से कहती है, ऑफ कोर्स नो डार्लिंग, यानी डार्लिंग मुझे कोई एतराज नहीं है तुम्हारे सिगरेट पीने से। तो फिलिप जो होता है टू जेम्स, फिर वो जेम्स से कहता है एज ही रिटर्न्स टू हिज चेयर, जैसे वो अपनी चेयर की तरफ वापस आकर बैठता है वो कहता है, ऑफ कोर्स नो डार्लिंग, यानी सुना अंकल जेम्स आपने कि आंट एमिली ने क्या कहा कि उन्हें मेरे यहाँ पर सिगरेट पीने से कोई भी एतराज नहीं है। ही पुट्स बैक हिज पाइप इन हिज माउथ, और ये कहने के बाद वो अपना सिगार अपने मुंह में दोबारा ठूस लेता है, यानी रख लेता है। तो जेम्स जो होता है ना वो कहता है, नाउ अंडरस्टूड वंस एंड फॉर ऑल। ये जो टर्म है ना वंस एंड फॉर ऑल, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कंप्लीटली, यानी पूरी तरह से एक बात समझ लो फिलिप, वाइल यू रिमेन इन माई हाउस, के जब तक तुम मेरे यहाँ पर घर पर रहोगे ना, आई एक्सपेक्ट नॉट ओनली पंचुअलिटी, ना सिर्फ मैं तुमसे वक्त की पाबंदी चाहता हूँ बट लेकिन ऑल्सो सिविलिटी एंड रिस्पेक्ट, मैं तुमसे तहजीब और इज्जत भी चाहता हूँ, यानी सुलझे हुए लोगों की तरह रहो और इज्जत करो दूसरों की। आई विल नॉट हैव इम्पर्टिनेंस, इम्पर्टिनेंस यानी बदतमीजी, यानी मैं तुम्हारी बदतमीजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेम्स जो है वो थोड़ा सा रूड हो रहा है, एक रूड अंकल की तरह बिहेव कर रहा है, और फिलिप जो है वो चिल होकर उसके साथ बात कर रहा है। तो अब फिलिप जो है वो उसको थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करेगा। तो फिलिप जो है ना वो कहता है अनइम्प्रेस्ड, यानी उसके ऊपर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। वो कहता है, वेल दैट्स व्हाट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट अंकल जेम्स, यानी फिलिप कहता है कि अंकल जेम्स यही वो बात है जिस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। अबाउट स्टेइंग इन योर हाउस, आई मीन, यानी आपके घर में रहने से मुतालिक मैं आपसे बात करना चाहता था। तो जेम्स कहता है, आई डोंट नो व्हाट डू यू मीन, यानी मुझे नहीं समझ आ रही तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो फिलिप आगे से कहता है, वेल वी डोंट गेट ऑन टू वेल टुगेदर, यानी अंकल जेम्स आप जानते हैं या मुझे पता है कि हम दोनों की कभी भी सही तरह से नहीं बनी, एंड आई थॉट परहैप्स, और मैंने सोचा कि शायद आई वुड बेटर टेक रूम समवेयर,
कि मैंने सोचा कि मुझे ना कहीं और कमरा ले लेना चाहिए रहने के लिए। यू कुड गिव मी एन अलाउंस अंटिल आई केम इनटू माय मनी, और जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाते जो कि मेरे फादर ने मुझे मतलब जायदाद में दिए हैं जो कि अभी आपके पास है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अलाउंस दें। अलाउंस कहते हैं वजीफ़ा, यानी जो वजीफ़ा दिया जाता है, थोड़े थोड़े पैसे दिए जाते हैं महीने के, तो वो मुझे दें जब तक मुझे मेरे पूरे पैसे नहीं मिल जाते। और या फिर आई सपोज यू कुड गिव मी द मनी नाउ इफ़ यू रियली लाइक्ड, या फिर मुझे लगता है कि आपको मुझे मेरे वो पैसे दे देने चाहिए जो कि मेरे अंकल ने आपके हवाले किए हैं जब तक मैं 25 साल का नहीं हो जाता। आई डोंट क्वाइट नो हाउ फादर लेफ्ट इट टू मी, यानी मुझे नहीं पता कि मेरे फादर जो हैं उन्होंने आपको पैसे किस तरह से दिए हैं, या कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू वो पैसे मेरे पास आएंगे और अभी वो आपके पास हैं। इस लाइन का ये मतलब है। तो जेम्स जो होता है ना कोल्डली, यानी वो बड़े मतलब ठंडे मिजाज के अंदर बड़े सुकून के साथ कहता है यू कम इन टू योर मनी व्हेन यू आर 25। तो जेम्स कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे तब मिलेंगे जब तुम 25 साल के होगे। योर फादर वेरी वाइजली फेल्ट दैट टू ट्रस्ट अ लार्ज सम टू अ mere बॉय ऑफ 21 वाज सिंपली पुटिंग टेम्पटेशन इन हिज वे। तो फिर जेम्स कहता है कि तुम्हारा जो बाप था ना, तुम्हारा जो मतलब तुम्हारे जो फादर थे, वेरी वाइजली, उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ फेल्ट, उन्हें ये चीज़ महसूस हुई क्योंकि वो समझदार थे कि ट्रस्ट अ लार्ज सम टू अ mere बॉय, कि वो इतनी सारी रकम सिर्फ एक छोटे लड़के को जो कि 21 साल का है उसको दे दें। तो अगर वो ऐसा करते तो उनको अच्छी तरह से पता था कि ऐसे वो अपनी मुश्किलात और बढ़ा रहे हैं। टेम्पटेशन का मतलब है कि यानी इससे उनकी और ज़्यादा मुश्किलात बढ़नी थी। Whether I have the power or not to alter his dispositions, I certainly don't propose to do so। कहता है कि चाहे मेरी इतनी अथॉरिटी या हैसियत या मेरी इतनी ताकत है या नहीं कि मैं तुम्हारे फादर की जो मतलब डिस्पोजिशंस यानी उनकी जो नेचर है उनको बदल सकूं, बट आई सर्टनली, यानी मेरे पास ये चीज़ तो ज़रूर है कि डोंट प्रपोज टू डू सो, कि यानी मेरी ये अथॉरिटी तो है कि मैं तुम्हें इस बात पर अग्री नहीं होने दूंगा या खुद को इस बात पर अग्री नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें अभी वो पैसे दे दूं। यानी यहाँ पे वो कहता है कि चाहे मेरी ये पावर है या नहीं है कि मैं तुम्हारे फादर की बात जो है, उनकी विल जो है उसको बदल सकूं, लेकिन मेरी ये अथॉरिटी तो ज़रूर है कि मैं इस बात में अग्री नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें 25 साल से पहले ही तुम्हारे वो सारे पैसे दे दूं। तो फिलिप जो होता है वो कहता है इफ़ इट कम्स टू दैट, अगर ये बात है ना अंकल जेम्स, आई एम 25, तो मैं 25 साल का हूँ। यानी अभी थोड़ी देर पहले प्ले के स्टार्ट के अंदर हमें बताया गया कि ये फिलिप जो है ये 23 साल का है, लेकिन अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं 25 साल का हूँ। कैसे, वो आगे बताएगा। तो जेम्स कहता है इंडीड, अच्छा सच में। I had an impression that event took place in about 2 years time। अच्छा, कहता है कि अच्छा ये बात है, लेकिन I had an impression, यानी मैं तो ये समझता था कि ये इवेंट, यानी कौन सा इवेंट, क्या तुम 25 साल के होगे, यानी मैं तो ये समझता था कि तुमने आज से 2 साल बाद 25 साल का होना था। When did you become 25 may I ask? तो मैं क्या तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम 25 साल के कब हो गए।